तो हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम यू एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग लेक्चर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 7 डिजाइन ऑफ सीवर से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले चैप्टर 6 तक अपन सॉल्व कर चुके थे और उन सभी के अंदर क्या थे, आपके प्रीवियस ईयर एसएससी क्वेश्चंस है जो अपन सॉल्व कर रहे हैं। तो कल था आपका लेक्चर नंबर फर्स्ट ऑफ पीक्यूबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक और या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, और अब आते हैं अपन सेकंड पे, जिसके अंदर और कुछ चैप्टर्स जो रिमेनिंग है, जैसे आपका डिजाइन हो गया, एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन हो गया, ट्रीटमेंट वगैरह हो गया, ये सभी के क्वेश्चंस या सॉलिड मैनेजमेंट हो गया, इनके क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे आज। तो इसके मिला के आपका जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आज तक एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके एसएससी में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चंस को अपन सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले अपन लगभग आपके 500 से 700 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं एनवायरमेंट के एमसीक्यूज। तो एमसीक्यू के बाद अपन आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और इसके बाद हम आने वाले हैं आपके गुप्ता एंड गुप्ता के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके, जो कि आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको अपन डिस्कस करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स अगर रेडी हैं तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपन अब डिजाइन ऑफ सीवर के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आ चुके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो फटाक से एक बार कमेंट कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स एक बार कमेंट कर दीजिए और फिर स्टार्ट करते हैं अपन आज का सेशन। चलिए जल्दी से आ जाइए फास्ट, फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। गुड आफ्टरनून जितेंद्र। तो आई होप आज आपका खत्म हो ही जाएगा पीक्यूबी, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो आपके खत्म हो जाएंगे। आपके एसएससी में जो आए हुए क्वेश्चंस है, कल आपकी क्लास फर्स्ट या सेकंड क्लास है। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 से डिजाइन ऑफ सीवर से देखिएगा क्या क्वेश्चन है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोरोजन ऑफ कॉन्क्रीट सीवर। कॉन्क्रीट सीवर के कोरोजन के लिए इनमें से कौन सी कंडीशन जो है वो फेवरेबल होती है, जो कोरोजन करती है कॉन्क्रीट सीवर? क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सेप्टिक कंडीशन। बताइएगा, वॉइस क्लियर है सभी को? बताइएगा। रेस्पॉन्सिबल फॉर कोरोजन, बेटा क्या लिखा है कि वो कंडीशन जो रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? कोरोजन के लिए। कौन से सीवर में? कंक्रीट सीवर के अंदर। बताइएगा। डी, वेरी गुड, सेप्टिक कंडीशन होती है बेटा। सेप्टिक कंडीशन जो होती है वो रेस्पॉन्सिबल होती है। सेप्टिक का मतलब क्या होता है? अपन सेप्टिक टैंक में जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर होगा और गैसेस होंगी, सारे डिसॉल्व मिनरल्स होंगे, तो उस तरह से बोलते हैं सेप्टिक कंडीशन। जैसे वेरियस वेरियस चीजें होंगी जो क्या करेंगे, आपको एक सेप्टिक कंडीशन क्रिएट करेंगे, जो आपकी कंक्रीट सीवर को क्या करेगी? कोरोजन करेगी। क्लियर हुआ आपका? 149 का क्या हो गया आपका? सेप्टिक कंडीशन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 149। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलेगा, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको इसमें से बताना है। देखिएगा क्या है। इनकरेक्ट पूछा, सबसे पहले तो याद रखिएगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। मैनहोल्स आर प्रोवाइडेड इन सीवर पाइप्स एट suitable interval. Catch basins are generally provided in sewer for carrying drainage discharge. Inlets are generally provided in all the sewers. तो बताइएगा, ये आपके सामने है, क्या होगा आंसर 149 का? सोच समझ के बताना है, ऐसे कुछ भी नहीं कि कुछ भी आंसर दे दिया, वो नहीं। बताइएगा आंसर। बी बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, कैच बेसिन के बारे में बताएंगे आंसर। वेरी गुड, आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। इनलेट्स आर जनरली प्रोवाइडेड इन ऑल सीवर्स। सभी सीवर्स के अंदर इनलेट को प्रोवाइड नहीं किया जाता है। देखिएगा, मेन होल्स की अगर बात करें तो एक होता है मेन होल और एक होता है ड्रॉप मेन होल। दोनों का मतलब थोड़ा सा अलग है दोनों का प्रोसेस एक ही, मतलब काम दोनों एक ही करते हैं, पर फर्क थोड़ा सा है कि मेन सीवर को ब्रांच सीवर से जब जोड़ते हैं, मेन सीवर को ब्रांच सीवर से जब जोड़ते हैं उसे बोलते हैं मेन होल। और ड्रॉप मेन होल की कहानी करें तो ड्रॉप मेन होल आपका क्या होता है, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं कि हायर लेवल ब्रांच सीवर को लोअर लेवल मेन सीवर से जोड़ते हैं, कि ब्रांच सीवर जो हायर लेवल पे है और मेन सीवर जो है वो लोअर लेवल पे है। ये ब्रांच सीवर है और इनको कनेक्ट करने के लिए वी कैन प्रोवाइडिंग अ ड्रॉप मेन होल। ड्रॉप पहले वो गिरेगा, पहले वो आपका सीवेज गिरेगा, फिर वो मेन सीवर में जाएगा।
और उसमें क्या होता है मेन होल में सर, दोनों पाइप जो होते हैं मेन और ब्रांच सीवर और मेन सीवर एक ही अलाइनमेंट के अंदर होते हैं। तो ये बात है। गुड आफ्टरनून नवीन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो आई बात समझ में। तो मेन होल और ड्रॉप मेन होल भी अलग है। एक में जब ब्रांच और मेन सीवर कनेक्ट करेंगे, करते दोनों ब्रांच और मेन को ही है, ठीक है, पर ब्रांच और मेन सीवर एक ही लेवल में होंगे, और ड्रॉप मेन होल में ब्रांच सीवर हायर लेवल पे होगी और लोअर लेवल पे होगा मेन सीवर। तो यहाँ से क्या होगा, एफ्लुएंट आपका यहाँ से सीवेज आपका यहाँ पे आएगा, ड्रॉप होगा फिर जाएगा, तो ड्रॉप मेन होल। अब आते हैं सर ये कैच बेसिन्स क्या होते हैं। कैच बेसिन्स होता है, इसके अंदर लिखा है साफ कि कैरिंग ड्रेनेज डिस्चार्ज। ड्रेनेज डिस्चार्ज, जब आपकी बारिश आती है तो वो वाटर भी आएगा आपके किसके अंदर सर, वो वाटर भी आएगा आपका मेन होल के अंदर। तो उस टाइप का मेन होल जिसके अंदर ड्रेनेज डिस्चार्ज भी हो रहा है उसे कहेंगे कैच बेसिन्स। क्लियर हुआ बात सभी को? बताइए कि जिसमें स्ट्रॉम वाटर या जिसको बोलते हैं ड्रेनेज डिस्चार्ज, बारिश का पानी भी उस ड्रॉप मेन उस मेन होल के अंदर आता है, उस मेन होल को कहेंगे आपका कैच बेसिन्स। चले अब देखिए एक बार इसका डायग्राम देखते हैं ताकि चीजें आपको और क्लियर हो जाए। देखिएगा जिसमें एक ही अलाइनमेंट पे हो, जिसमें एक ही अलाइनमेंट पे हो, जिसमें देखिएगा ड्रॉप मेन होल, देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि चीजें क्या है कि ड्रॉप मेन होल के अंदर सर यहां से आपका क्या बोला, किसी एक हाइट से ये ब्रांच सीवर है, ये मेन सीवर के अंदर एंटर कर रही है, ये किसी एक सर्टेन हाइट से, इसे बोलेंगे ड्रॉप मेन होल। आई बात समझ, देखिए हाइट से ये कहां पे आ रही है, लोअर लिंक पे आ रही है, इसको बोलते हैं ड्रॉप मेन होल। क्लियर हुआ डायग्राम? बताइए। और दूसरा डायग्राम यही बना लीजिए कि सेम वही कंसेप्ट है पूरा का पूरा, और यहाँ पे कुछ इस तरह से बना लीजिए, ये ब्रांच सीवर है और ये मेन सीवर है, ये हो गया आपका मेन होल और ये हो गया ड्रॉप मेन होल। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? तो आगे चलते हैं नेक्स्ट कैच बेसिन की तरफ। कैच बेसिन भी कुछ इस तरह से होगा जिसमें आपका जो है स्ट्रॉम या ड्रेनेज डिस्चार्ज एंटर करता है उस मेन होल में, उसे कहते हैं कैच बेसिन्स। ठीक है, सबसे पहले तो इसका ओवरव्यू दिखाता हूँ कैच बेसिन होता क्या है। आपने देखा होगा कि रोड साइड के ऊपर जालियां लगी होती है आपके फुटपाथ के ऊपर, वो वाटर करती है उसके अंदर एंटर करती है। तो वो स्ट्रॉम वाटर जब होता है, रेन आती है तो एक्सेस वाटर क्या होगा, साइड में जाली लगी होती है, उस जाली के थ्रू क्या करता है वो अंदर ट्रांसमिट करता है। तो ये हो गया इसका टॉप, इसको बोलते हैं कैच बेसिन। इसके नीचे होती है आपकी कैच बेसिन, तो रेन वाटर को क्या करेगी आपकी इनलेट करेगी। ठीक है, ये देखो सब कैच बेसिन का है। ये मेन होल हो गया आपका, ये मेन होल जिसके अंदर देखिए मेन और सीवर एक ही लाइन के अंदर है, ये मेन होल हो गया। जैसे उसमें ऊपर था इसमें नीचे, ये स्टेप्स होती हैं, ये जिसमें से आपका वर्कर क्या करता है, एंटर करता है, जो आपका मैन होता है वो इसको इसके अंदर एंटर करता है स्टेप्स के थ्रू फॉर क्लीनिंग पर्पस और फिर इंस्पेक्शन पर्पस और फॉर एनी मेंटेनेंस पर्पस के लिए। ठीक है, और यहाँ से आपका ये ड्रॉप मेन होल का कवर है ये, और यहाँ मेन और ये सीवर, मतलब वही ब्रांच और मेन को कनेक्ट कर रहा है ये आपका, ये सेम लेवल पे है, इस सेम लेवल के ऊपर है। ठीक है, ये रहा, ये रहा कैच बेसिन का स्टेज है। देखो स्ट्रॉम वाटर सीवर, ये स्ट्रॉम वाटर सीवर है, ये यहाँ से एंटर कर रही है, बस यही होता है सेम आपका डायग्राम फॉर कैच बेसिन। स्ट्रॉम वाटर यहाँ से आपका रेन वाटर, स्ट्रॉम वाटर इसको क्या बोलते हैं अपन, रेन वाटर या
जिसको बोलते हैं अपन ड्रेनेज डिस्चार्ज। क्या बोलेंगे? ड्रेनेज डिस्चार्ज। ड्रेनेज डिस्चार्ज ये एंटर करेगा आपका इस सीवर के अंदर, और यहाँ पे कुछ इम्प्योरिटीज होगी वो होल्ड हो जाएगी, यहाँ पे वाटर आपका ऊपर आ जाएगा। तो ये है आपका ये रोड चैम्बर, रोड साइड से क्या करता है, रोड साइड से वाटर आपका एंटर करेगा। क्लियर हुआ? तो होता है कैच बेसिन्स। डन। तो सारे डायग्राम तीनों, मैन होल, ड्रॉप मेन होल और कैच बेसिन, सभी में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए था। सारे डायग्राम्स आपके सामने हैं। होते क्या है सर, ये एक तरह के सभी मेन होल के तरह ही होते हैं, बस सभी का पर्पस अलग अलग होता है, अलाइनमेंट अलग अलग होता है, फ्लो अलग अलग होता है। चलिए तो आगे चलते हैं फिर। तो इसमें कई सारे डायग्राम होंगे आपके कैच बेसिन्स के, ये तो एक था, ये कई सारे डायग्राम है आपके कैच बेसिन्स के। ठीक है, तो एक बार समझ में आ गया, सिंपल सा डायग्राम था वो परफेक्ट है। चलिए देखिएगा, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, देखते ही बनना चाहिए। Q इज द एवरेज सीवेज फ्लो फ्रॉम अ सिटी ऑफ पॉपुलेशन P, द मैक्सिमम सीवेज फ्लो, मैक्सिमम सीवेज फ्लो, ये Q मैक्स बोलते हैं इसको, ये Q है, मैक्सिमम सीवेज फ्लो बोल दिया आपने, Q मैक्स हो गया, और स्मॉल q क्या हो गया, Q एवरेज हो गया, ये स्मॉल q बोल देंगे। तो मैक्सिमम और एवरेज सीवेज फ्लो का फॉर्मूला कौन सा होगा? तो 18 अंडर रूट पी 1 4 प्लस अंडर रूट पी इंटू क्यू। क्या बोल रहे हैं? बी नवीन सर, इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन भी दिखा देना। बिल्कुल दिखा देंगे। बताइए बेटा फॉर्मूला क्लियर हुआ? 4 अंडर रूट पी, 4 अंडर रूट पी, ये वाला फॉर्मूला होगा ऑप्शन नंबर बी, 18 प्लस अंडर रूट पी और 4 प्लस अंडर रूट पी इंटू क्यू। बी ऑप्शन इज द करेक्ट फॉर द मैक्सिमम सीवेज फ्लो और एवरेज सीवेज फ्लो के बीच का रिलेशन। इधर P क्या है, ये पॉपुलेशन है, हियर P इज दी, P क्या है यहाँ पे, पॉपुलेशन, किसके अंदर, इन थाउजेंड्स, थाउजेंड्स के अंदर पॉपुलेशन है। क्लियर? नोट करिएगा इसको, फॉर्मूले को, पहले भी क्वेश्चन आया था ये आपका, और ये 2017 के पेपर में आया, पूछा गया क्वेश्चन है आपका। चलिए, the inspection pit or chamber is a manhole provided in a base drainage system. देखो, inspection pit or we can say chamber is a manhole, provided in a base drainage system at every change of direction, at every change of gradient, at every 30-meter interval, और all options are correct। बताइएगा कि सर जो मेन होल होता है, ये बताया क्लीनिंग, मेंटेनेंस, इंस्पेक्शन पर्पस के लिए होता है। तो मेन होल प्रोवाइड किया जाता है सर जब डायरेक्शन चेंज होगा, जब अलाइनमेंट चेंज होगा, जब डायमीटर ऑफ पाइप चेंज होगा, जब ग्रेडियंट चेंज होगा, सब जगह पे इसको प्रोवाइड करेंगे, और 30 मीटर के इंटरवल पर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चेंज ऑफ डायरेक्शन, चेंज ऑफ ग्रेडियंट, चेंज ऑफ इंटरवल, बी आंसर इज करेक्ट। मैक्सिमम 100 मीटर प्रोवाइड करते हैं भाई, 30 मीटर पे लिख रखा है, मैक्सिमम 100 मीटर पे अपन प्रोवाइड करेंगे, हर एक 100 मीटर पे, ये 30 मीटर के इंटरवल पे लिखा है, बाकी होता है मैक्सिमम 100 मीटर पे है। ठीक है, और जहां पे अगर स्पेस कम होगी, मिनिमम बोल रहा होगा, मिनिमम होता है 30 मीटर पे, मैक्सिमम होगा 100 मीटर पे। जैसे कोई आपकी स्ट्रीट है, गली है, गली के अंदर 100 मीटर की गली नहीं है वो, तो एक इस कोने पर, एक उस कोने पर, थोड़ी बीच में भी तो अपन देते हैं इंटरमीडिएट। आपने गली देखी होगी आपकी गली में, तो हर 4 घर छोड़ के आपका क्या होगा, एक मेन होल होगा। ये जनरलाइज वे है, सोच के देखिएगा कि सर हमारी जो गली है, हमारी गली के अंदर मैन होल्स दे रखे हैं, है ना, जहाँ से वो क्लीनिंग ऑपरेशन होता है, या कभी आपका टेम्परेटिस चौक या क्लॉक कर देती है, तब अपन उसको यूज किया जाता है। तो वहां पे हर 4 घर के बाद में एक आपको मेन होल दिख जाएगा। तो क्या वो 100 मीटर है क्या? नहीं। तो ये अगर बात करें मैक्सिमम की बात करें तो जनरली 100 मीटर दिया था, पर स्मॉल स्पान के लिए 30 मीटर पे भी दे सकते हैं। तो एवरी 30 मीटर इंटरवल। क्लियर हुआ? बताइए।
ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन काफी बार आता है, ये क्वेश्चन काफी बार आता है और ये पता होना चाहिए। क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ सी ऑफ इंडियन टाइप WC, वाटर क्लोजेट है इंडियन टाइप WC शोन इन द गिवन फिगर बिलो। तो सी की वैल्यू कितना होगी, तो अपने को सर ये सारी वैल्यू पता होनी चाहिए कि ए कितना होगा, ये हाइट जो है बेस से, और ये आपका ट्रैप से, ये बी की हाइट कितनी होगी और सी सीट की हाइट कितनी होगी, इसको बोलते हैं सीटिंग हाइट, सीट की हाइट। फिर WC की बात कर रहा है, तो ए बी और सी सभी की वैल्यू अपने को पता होनी चाहिए। तो बताइए सबसे पहले तो सी की वैल्यू कितनी होगी। नवीन बोल रहे हैं सर सी जो होगा वो 500 होगा, 500 होगा। कितना होगा, सी होगा 500, ऐसा कह रहे हैं। देखिएगा, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ए बी और सी की। तो ए होता है आपका 300 mm, 450 mm, और ये होता है 500 mm। ये सारी वैल्यूज याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। कई बार ये ए की वैल्यू पूछ लेता है, कभी बी की वैल्यू पूछ लेता है और कभी सी की वैल्यू पूछ लेता है। तो 300, 450 फिर 500। तो ये जो हाइट होगी ये 300 होगी, ट्रैप से हाइट होगी और 450 होगी, और सीटिंग की हाइट होगी 500। तो ये याद रखिएगा 300, 450 और 500। चले आगे, बताइए। तो सारी याद रखना है, 300, 450 और 500। बी ऑप्शन कौन सा होगा फिर आपका आंसर, सी होगा, सी हो जाएगा फिर। देखिए ये क्वेश्चन आता है और हम सर अक्सर इसमें टेबल नहीं पता होती है। बताइए, द डायमीटर ऑफ अ डोमेस्टिक सीवर पाइप लेड एट अ ग्रेडियंट ऑफ 1 in 100 इज रिकमेंडेड। भाई ग्रेडियंट है सॉरी, ग्रेडियंट है आपका 1 in 100। तो उस 1 in 100 ग्रेडियंट के लिए आपका जो है डायमीटर ऑफ पाइप कितना दिया जाएगा। तो इसकी टेबल है, 3 वैल्यूज है। तो पहले बताइए अगर किसी को पता है तो 1 in 100 अगर ग्रेडियंट होगा तो डायामीटर कितना होगा। डाया पूछ रहा है, डाया ऑफ डोमेस्टिक सीवर पाइप का डायामीटर कितना होगा, जल्दी बताइएगा जिसको पता है। 14th नहीं आता है, चलिएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि नेशनल बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द नेशनल बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने डायमीटर को 3 में बताया था, डिस्ट्रीब्यूट किया था। पहला हो गया आपका 100 mm, दूसरा आ गया आपका 150 mm, फर्स्ट हो गया आपका 100 mm, क्या है सर ये डाया है, फिर हो गया 150 mm, और तीसरा होगा 225 mm। ये 3 ही डायमीटर थे। ये 3 ही डायमीटर थे। उन 3 डायमीटर के अकॉर्डिंग ही क्या था, इन 3 डायमीटर के अकॉर्डिंग ही सर था आपका ग्रेडियंट, ग्रेडियंट था। भाई अगर डायमीटर कम है तो ग्रेडियंट भी कम होगा, और ग्रेडियंट कितना होगा 1 in 60, 1 in 60। जब 100 mm का डायमीटर होगा ग्रेडियंट होगा 1 in 60। जब 100 mm का ग्रेडियंट होगा 1 in 100 होगा ग्रेडियंट, तो डायमीटर कितना होगा 150 होगा। और जब 1 in 120 होगा तो डायमीटर होगा 225। ठीक है, तो क्या बोल रहा है 1 in 100, तो डायमीटर कितना होगा सर 150 mm होगा। 150 mm का है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो सभी को। तो याद रखिएगा 100, 150, 225, ग्रेडियंट 1 in 60, 1 in 100 एंड 1 in 120। नोट करिए। हंड्रेड, 150, 225, 60, 1 in 60, 1 in 100, 1 in 120।
ये हो गई ग्रेडियंट की वैल्यू, ये हो गई डायमीटर की वैल्यू अकॉर्डिंग टू नेशनल बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन की टेबल है, इसको नोट करिएगा, ये टेबल काम आएगी। चलिए आगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, देखना है आपको। पहले देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसका टाइम देंगे आपको। क्वेश्चन देखिएगा, द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन और 40 हेक्टेयर, ये एरिया है दे रखा है आपको कि 40 हेक्टेयर एरिया में पर हेक्टेयर 250 लोग रहते हैं। समझ पा रहे हैं, डेंसिटी बता रहा है वो कि 40 हेक्टेयर का एरिया है और पर हेक्टेयर में कितना 250 पीपल्स रहते हैं। तो यहां से क्या होगा सर, मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पीपल निकल के आएंगे कि नहीं आएंगे सर, बिल्कुल आ जाएंगे। बात को समझिएगा कि क्वेश्चन आसान नहीं है। इफ वाटर सप्लाई डिमांड पर डे इज कितना है 200 लीटर्स है। अब पॉपुलेशन निकल गई और डिमांड एक पर्सन का 200 लीटर है, तो मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा टोटल वाटर रिक्वायरमेंट कितना होगा, बिल्कुल। एंड सीवेज डिस्चार्ज जो है वो 80% ऑफ वाटर इज गोज टू सीवेज, तो उसका 80% के ऊपर, तो 80% निकाल लीजिएगा, तो एवरेज सीवेज फ्लो कितना होगा, तो कैलकुलेट हो जाएगा क्या, बताइए, बिल्कुल हो जाना चाहिए। पहले पॉपुलेशन निकालिए, मल्टीप्लाई करके डिमांड निकालिए, उसमें से 0.80% कहाँ चला जाएगा, वाटर सप्लाई सीवेज के अंदर चल जाएगा। तो कितना सीवेज का फ्लो होगा बताइएगा। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइएगा, पॉपुलेशन आ गई आपकी जितेंद्र 10,000, बिल्कुल सही है पॉपुलेशन, बिल्कुल आगे करिए नेक्स्ट स्टेप। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए पर कैपिटा डिमांड पे, पर डे की डिमांड बता रही है, पर डे की सीधा है तो 200 से मल्टीप्लाई करते डे के अंदर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते ही भाई पॉपुलेशन आ गई आपकी और पर डे कितना पानी चाहिए, 200 लीटर पानी चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर आ जाएगा और उसका 80% ऑफ वाटर सीवेज में जाएगा, तो सीवेज फ्लो कितना हो जाएगा उस अमाउंट का 80%। पर याद रखिएगा यहाँ पे यूनिट को कन्वर्ट करना है, क्यूमिक्स लिखा मतलब मीटर क्यूब पर सेकंड लिखना है, तो डे को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, और लीटर को मीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। इतना करते ही ये आ जाएगा आपका सीवेज का फ्लो, सीवेज का फ्लो कितना हो जाएगा। अब आपको निकालना है तो मैक्सिमम जो होता है वो 3 टाइम्स होता है, कितना होता है, मैक्सिमम सीवेज डिस्चार्ज होगा 3 टाइम्स होगा आपका एवरेज डिस्चार्ज के। आंसर आ जाएगा हाँ 18.5। नवीन क्या लिख रहे हैं 18.51। बेटा क्या बोला है मैंने, क्या बोला है आपको, बात समझ में आई। पॉपुलेशन उसको मल्टीप्लाई कराइए पर डे की डिमांड पे तो क्वांटिटी निकल के आएगी वाटर की। पर यहाँ पे देखो डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकंड है, आपका क्या चल रहा है सर, लीटर में चल रहा है, लीटर को मीटर में और डे को सेकंड में, फिर करके आपको मल्टीप्लाई करना है किसका, भाई 200 इंटू 1000 थोड़ी होगा बेटा, 10,000 होगा। नवीन बिल्कुल सही है, 0.0555, वेरी गुड, 0.05556, 555 नहीं आएगा, 5556 होगा, मतलब ये होगा आंसर, आंसर नंबर सी। चलिए स्टॉप करें, लास्ट 5 सेकेंड्स और दे देते हैं। चलिए हो गया, अब देखना क्या होगा। सबसे पहली स्टेप देखो ध्यान से सुनो, क्या क्वेश्चन कह रहा है, मैंने पहले ही बोला था क्वेश्चन देखो सॉल्व बाद में करना है कि हेक्टेयर मतलब एरिया दे रखा है 40 हेक्टेयर है, जिसके अंदर पॉपुलेशन जो है डेंसिटी जो है 250 पर हेक्टेयर है, तो टोटल पॉपुलेशन निकल के आएगी कि नहीं आएगी बताइए।
टोटल पॉपुलेशन निकल के आएगी कि नहीं आएगी सर? आ जाएगी, क्योंकि कितना एरिया है 40 हेक्टेयर और पर हेक्टेयर में कितने जने लेते हैं 250, तो कितना आ गया आपका 10,000 पर्सन आ गए। कितने हो गए? 10,000 पर्सन आ गए। सेकंड बात करेंगे, देखिएगा अब वाटर सप्लाई डिमांड जो है, डिमांड निकालते हैं कितना वाटर की जरूरत है सर? ये पॉपुलेशन हो गई 10,000, ठीक है, और पर डे कितना चाहिए उनको? 200। तो यहां से आ जाएगा आपका, यहां से आ जाएगा। पर अब देखिए ये जो 200 जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये लीटर पर डे के अंदर आएगा। किस में आएगा? लीटर पर डे के अंदर आएगा। समझ पा रहे हो बात को? हाँ, बहुत क्लोज दिए, एकदम तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। लीटर पर डे के अंदर आएगा, पर यहाँ तो सर क्यूमिक्स पूछ रखा है, इसको क्या बोलते हैं सर? मीटर क्यूब पर सेकंड में पूछ रखा है। तो सबसे पहले तो लीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे, करोगे कि नहीं करोगे? पहले तो बताओ। अरे करोगे कि नहीं करोगे? सर बिल्कुल, लीटर को मीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया आपका 10,000 इंटू 200 लीटर। अरे मीटर क्यूब में करेंगे तो 10 टू द पावर -3 हो जाएगा। ये तो हो गया लीटर का, यहाँ पे लिख दूं मीटर क्यूब। अब डे को सेकंड में, अरे डे को सेकंड में करना है, डे में 24 इंटू 60 इंटू 60। अबे डे के अंदर क्या होता है? सुनो भाई, डे के अंदर क्या होता है? 24 आवर 60 मिनट और 60 सेकंड। तो यहाँ से जो आंसर मिलेगा ये किस में आ जाएगा? ये मीटर क्यूब पर सेकंड, मतलब क्यूमिक्स में आ जाएगा। इसी को तो बोलते हैं क्यूमिक्स, ठीक है। अब क्या करना है सर? ये टोटल डिमांड है, इस टोटल डिमांड का, तो थर्ड स्टेप में क्या करोगे कि इस टोटल डिमांड का 80%, तो 0.80 ऑफ डिमांड करना। कितना आ रहा है बताइए? इसको सॉल्व करिए, बताइए कितना आंसर आ रहा है आपका? तो 10 टू द पावर -3 नीचे आ जाएगा, तो ये क्या खराब हो जाएगा फिर, इसलिए मैं इस पर कर नहीं रहा। पर चलिए, ये 3 हट गए, यहाँ से 3, 1 2 1 2 और 2 और ये 3 और ये 3 और ये 5, तो 5 डिवाइड बाय 24 इंटू 3 9। इसको सॉल्व करिएगा, इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है? 0.80, 0.02315, बिल्कुल सही है, 0.02315 मीटर क्यूब पर सेकंड आ गया। अब इस 0.815 को मल्टीप्लाई करिए, कितना आंसर आ रहा है? तो इतना मीटर क्यूब पर सेकंड, इतना मीटर क्यूब पर सेकंड डिस्चार्ज हो जाएगा आपका। और सीवर जो डिजाइन करते हैं ये मैक्सिमम कितना होगा उस पर डिजाइन करेंगे, तो 0.0.01852, बिल्कुल सही है, 0.01852, गुड। अब इसका कितना मैक्सिमम जो फ्लो होता है वो 3 टाइम्स होता है एवरेज फ्लो का। तो ये क्या निकल के आया है? ये एवरेज फ्लो निकल के आया है, एवरेज डिस्चार्ज बोलते हैं इसमें। इसमें डिस्चार्ज आएगा, डिमांड नहीं होता। नहीं, ये तो डिमांड, ये आपका डिमांड ही होगा, यहाँ पे डिस्चार्ज हो गया। फिर एवरेज डिस्चार्ज का तो कितना होता है? मैक्सिमम जो फ्लो होगा, तो मैक्सिमम फ्लो या मैक्सिमम जिसको बोलेंगे डिस्चार्ज होगा, वो 3 टाइम्स होगा किसका? एवरेज का। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 0.01852, तो यहाँ से आपका आंसर मिल जाएगा 0.05556, ठीक है, बिल्कुल। अब दूसरी बात देखिए, मिनिमम फ्लो के अकॉर्डिंग अगर चेक करते हैं तो 1/3 हो जाता है। मिनिमम फ्लो के अकॉर्डिंग चेक करते हैं तो 1/3 हो जाता है आपका एवरेज डिस्चार्ज का, ये याद रखिएगा। हाँ सर, एग्जाम में इतनी कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे को एक बार देख के छोड़ दीजिएगा, मार्क रिव्यू कर दीजिएगा, दोबारा बार जब इस पे आओगे अगर टाइम मिलता है तो इनको सॉल्व करना है।
ये 2 से 3 मिनट तो लेगा आराम से, 3 मिनट तो आपके लगेंगे, नहीं तो भाई जितना नियर बाय ऑप्शन हो ना उसको एक बार छोड़ना ही सही रहेगा, क्योंकि फिर आप राउंड ऑफ नहीं करोगे। राउंड ऑफ करोगे तो पता नहीं चलेगा सर ये 5 होगा कि 4 होगा कि 6 होगा, और फिर आंसर गलत ही होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को एक बार स्किप करके जब टाइम मिले तब इसको आराम से तसल्ली सॉल्व करें। जल्दीबाजी में इसको सॉल्व भी करोगे 2-3 मिनट बिगाड़ोगे तो भी आपका आंसर जैसे 5-5 आ गया तो आप बोलोगे सर 5-5 है तो 5-4 लेने के 5-6 लेना है, तो वो कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए चले आगे। जितेंद्र आगे समझ में? ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना जितेंद्र। एंटी साइफोनेज पाइप इज कनेक्टेड टू, सबसे पहले सर हमारे को एंटी साइफोनेज पाइप पता होगा तभी तो हम बताएंगे। बताइए एंटी साइफोनेज पाइप क्या होता है? एंटी साइफोनेज पाइप क्या होता है? मेन सॉइल पाइप कहाँ कनेक्ट होगा? बॉटम ऑफ पी ट्रैप या डब्ल्यूसी, टॉप ऑफ पी ट्रैप या डब्ल्यूसी, साइड ऑफ द वाटर क्लोसेट। बताइएगा एंटी साइफोनेज पाइप, बताइएगा रिवर ब्रिज के केस में। अरे एंटी साइफोनेज पाइप पूछ रहा हूं मैं, ये पाइप क्या होता है बस बताइएगा, जल्दी से बताइए। बात तो सही है, टॉप ऑफ द पी ट्रैप आना है, पर एंटी साइफोनेज पाइप टू प्रिवेंट द वाटर सील। और क्या होता है एंटी साइफोनेज पाइप के सर इसके अंदर टॉप ऑफ डब्ल्यूसी कैसा लगता है कि अपर जो फ्लोर है उसका सीवेज का आएगा लोअर फ्लोर पे आएगा, तो उसके बीच में आपका एक बैंड लगता है स्मॉल पाइप, उसको बोलते हैं एंटी साइफोनेज पाइप। ठीक है, चले आगे। इसका डायग्राम देखिएगा आप। तो एंटी साइफोनेज पाइप रिपीटेड क्वेश्चन है, टॉप ऑफ दी वाटर क्लोज, डब्ल्यूसी जो होता है वाटर क्लोजेट आपका डब्ल्यूसी के टॉप पे लगता है। अब इसका देखो डायग्राम दिखाऊंगा, ये ऊपर कैसा लगता है वो आपको समझ में आएगी। ये रहा, देखिएगा ये एंटी साइफोनेज पाइप है, देख पा रहे हो उसको? ध्यान समझना, ये डब्ल्यूसी जो है आपका, ये जो डब्ल्यूसी है वाटर क्लोजेट अपर फ्लोर के, इसके टॉप पे लगता है, इसके टॉप पे लगता है। और ऐसे ये यहाँ पे इस टॉप के फ्लो को यहाँ तक नीचे लाएगा नेक्स्ट पे। और ये क्या कर रहा है आपका, ये सॉइल पाइप है जो ह्यूमन एक्सक्रीटा को लेकर था, ये तो एंटी साइफोनेज पाइप प्रोवाइडेड एट दी टॉप, ये टॉप पे प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे टॉप पे। क्लियर हुआ कि अपर फ्लोर का सीवेज को नीचे ला सके ग्राउंड फ्लोर पे, और फिर वो आके जा सके, कहाँ जा सके, वो सीवर में जा सके, एंटर कर सके। तो अपर फ्लोर के लोअर फ्लोर को कनेक्ट करता है। एक और डायग्राम देखिएगा थोड़ा और, अगर देखिएगा, ये रहा एंटी साइफोनेज पाइप। विजिबल है सभी को? सभी को विजिबल है? रुको एक बार इसको जूम करते थोड़ा, अब दिख रहा होगा एंटी साइफोनेज पाइप। ये समझना है क्योंकि ये आगे अभी याद है, फिर जब एग्जाम के नजदीक आएंगे तब इसका रिवीजन नहीं हो पाएगा, तो ये चीजें भूल जाओगे। तो डायग्राम क्लियर रहेगा, पिक्चर तो हमेशा याद रहेगी कि आपकी डब्ल्यूसी है, ये वाटर क्लोजेट है, और इस डब्ल्यूसी के यहाँ पे ये वाटर सील प्रिजर्व है। ये ऊपर वाले फ्लोर का जब सीवेज इसके अंदर आता है, इस फ्लोर के अंदर, तो ये कनेक्ट करने के लिए टॉप फ्लोर को ये एंटी साइफोनेज पाइप डब्ल्यूसी के टॉप पे कराते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी करा रखा है। ठीक है, डब्ल्यूसी के टॉप पे कराएंगे, याद रखिएगा। तो फ्लोर को नो क्लियर विजिबल, अब तो दिख रहा होगा बेटा।
दिख रहा है अब? ये है आपका एंटी साइफोनेज पाइप जो टॉप से आ रहा है और करेक्ट कर रहा है WC को। चलिए तो फिर आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो चीजें ऐसे याद रखिएगा डायग्राम से ताकि समझ में रहे हमेशा के लिए। A sewer which receives the discharge of number of houses, number of house sewers को, वो सीवर जो रिसीव करेगी डिस्चार्ज ऑफ नंबर ऑफ हाउस सीवर। जैसे आपकी एक कॉलोनी है, आपकी एक गली है, आपकी कम्युनिटी है जिसके अंदर हर एक हाउस सीवर नंबर ऑफ हाउस सीवर से डिस्चार्ज कलेक्ट करेगी, उसे क्या बोलेंगे? हाउस लेटरल इंटरसेप्टिंग या सबमेन। क्या बोलते हैं सर उसे? अरे इंटरसेप्टिंग कैसे बोल देंगे? अ सीवर विच रिसीव द डिस्चार्ज ऑफ नंबर ऑफ हाउस सीवर। नंबर ऑफ हाउस सीवर की बात हो रही है। बताइए। नहीं समझ में आया? लेटरल, वेरी गुड, लेटरल कहेंगे। अरे यार ये बताया था, ये आपका एक हाउस है, ये हाउस से ये लेटरल, और लेटरल किससे कनेक्ट होगी सर? ये ब्रांच से, और ब्रांच से इससे ज्यादा कनेक्ट हो जाएगी सर मेन सीवर से। आया ना लेटरल? अरे लेटरल क्या होती है? हाउस है, हर इंडिविजुअल हाउस से एक लेटरल रहेगी, और वो लेटरल किससे कनेक्ट हो रही है? वो ब्रांच सीवर से, और ब्रांच किससे कनेक्ट होती है बाद में जाके सर? मेन सीवर से। तो हर हाउस से निकलने वाले ड्रेनेज डिस्चार्ज को कौन कैरी करता है सर? लेटरल सीवर। आंसर हो गया आपका लेटरल। A manhole is provided, ये तो आसान सा है, it is provided at each bend, junction, change of gradient या all of the above। सर manhole है तो जहाँ पे भी डायरेक्शन ग्रेडियंट या आपका जंक्शन होगा वहां पे इसको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ऑल ऑफ दी अबव हो गया। बैंड, जहाँ पे बैंड आ गया, जहाँ पे जंक्शन आ गया, जहाँ पे दो जॉइंट हो गए, या जहाँ पे चेंज इन ग्रेडियंट अप से डाउन हो गया, तो वहां पे फ्लो को रेगुलेट करने के लिए क्या प्रोवाइड करेगा सर? मेन होल प्रोवाइड किया जाता है। तो 143 का क्या हुआ आंसर? डी। क्लियर हो जितेंद्र? अच्छा, लेटरल और इंटरसेप्ट में कंफ्यूज हो गए। इंटरसेप्टिंग सीवर जो होती है वो आपका मेन को, आपका जो आपकी म्यूनिसिपल को कनेक्ट करती है इंटरसेप्टिंग होती है, उसको बोलते हैं इंटरसेप्टिंग सीवेज। वर्ड देखना, वर्ड देखना है। डायमीटर ऑफ ओपनिंग ऑफ अ मेन होल, और ये जो मेन होल की जो ओपनिंग होती है जहां से अपन एंटर करते हैं, स्टेप्स थी, इसका डायामीटर, इसका डायमीटर, इस ओपनिंग का डायमीटर मिनिमम कितना होता है? मिनिमम डायमीटर कितना होता है उस ओपनिंग का? कौन सा रिपीट करें नवीन, बताइए। इंटरसेप्ट और लेटरल। लेटरल का मतलब होता है कि वो सीवर जो हर इंडिविजुअल घरों से जो निकल रही सीवर, उसको बोलेंगे लेटरल सीवर। समझ में आ गया कि आपके कॉलोनी के अंदर 10 घर है, हर एक घर से जो सीवर निकल रही है, जो हाउस का डिस्चार्ज या ड्रेनेज को कहाँ फॉरवर्ड कर रही है आगे, उसे बोलेंगे आपका लेटरल। इंटरसेप्टिंग का मतलब क्या है? इंटरसेप्टिंग का मतलब लगभग वही है कि जो आपकी सीवर है वो किसमें? म्युनिसिपल सीवर में जाके मिल रही है। आपकी जो सीवर है वो म्युनिसिपल सीवर में जाके बोल, इसको इंटरसेप्टिंग सीवेज। लगभग सेम है मतलब तो आपका, ठीक है। चले आगे। बताइए डायमीटर, बताइए फटाक से, क्या होगा डायमीटर? लगभग है तो वही।
मेन होल की ओपनिंग का डायमीटर बताइए फटाक से कितना होगा। बिल्कुल मिनिमम डायमीटर 50 सेंटीमीटर होता है। कितना? 50 सेंटीमीटर। चलिए, द सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी ऑफ वेस्ट वाटर फ्लो थ्रू अ सीवर शुड बी, सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी should be 5 meter per second. Minimum velocity is maintained 0.45 meter per second at minimum flow. Maximum velocity 0.90 meter per second. Maintain the maximum flow. तो क्या होना चाहिए बताइएगा। बी, वेरी गुड, कि मिनिमम वेलोसिटी होती है वो 0.45 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए मिनिमम फ्लो के लिए। मिनिमम सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी क्वेश्चन पूछा, कई बार पूछेगा ये क्वेश्चन, कई बार पूछेगा आपको कि मिनिमम सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, तो सर वो 0.45 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी? पर 0.80 होगी, वो 90 नहीं होती, वो कितनी होती? 0.80। अगर ये लिखता तो अपन बोलते कि आंसर आपका सी भी सही है। ये तो गलत हो ही गया, इसका तो कोई रूल ही नहीं था। आई बात समझ में, बताइए। यस, चलो तो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, न्यूमेरिकल। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से याद रखिएगा हमेशा न्यूमेरिकल आएगा, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट आया तो न्यूमेरिकल पूछेगा ही पूछेगा, तो जब भी आप वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पढ़ते हो तो न्यूमेरिकल करिएगा। कोई इतने भारी न्यूमेरिकल नहीं है। देखो, दो चीजें होती है उसमें, एक तो पूछता है यूनिट कन्वर्जन में दिक्कत होगी अगर होगी तो, और दूसरा सिर्फ फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू एवी, अधिकतर वही लगेगा Q इक्वल्स टू एवी वाला फॉर्मूला। यूनिट कन्वर्जन में क्या होगा सर? लीटर होगा तो मीटर क्यूब, मीटर होगा तो लीटर क्यूब, लीटर में कन्वर्ट करना है, और डे होगा तो सेकंड में कन्वर्ट करना है, बस इतना ही होगा। तो यही दो यूनिट होती है और यही मैक्सिमम फॉर्मूला होता है। बाकी क्वेश्चन तो कई सारे बनते हैं, पर एसएससी लेवल का क्वेश्चन इतना सही बनेगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, द सेटलिंग टैंक, अभी आप देख ही लोगे, अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा कि सर ने क्या बोला था। 2 पॉइंट आपको बता रहा हूं मैं। सबसे पहले सर कितने बार रिवाइज करें फॉर परफेक्ट प्रिपरेशन के लिए? रिवाइज तो बेटा 2 से 3 बार तो करने ही पड़ेंगे, चीजों को रिवाइज करनी पड़ेगी। उससे पहले नोट्स पढ़िएगा। सीधे क्वेश्चन रिवाइज करने से तो क्या आपकी एक पिक्चर बन चुकी है, फ्रेम माइंड के अंदर, अच्छा इसका ऑप्शन बी होगा, आंसर देख के आप लगा दोगे, वो नहीं, वो मजा नहीं आएगा, वो तो रटना हो गया। पहले थ्योरी पढ़ेगा फटाफट, एक दिन के अंदर एक सब्जेक्ट पढ़ा, उसके बाद अगले दिन 2 दिन तक उसके क्वेश्चन लगा दिए, फिर या एक दिन में क्वेश्चन लगाने तो क्या लगे लगाए हैं, उसको देखते रहो। जहाँ दिक्कत आ रही सर ये नहीं बन रहा, उस पर गोला मार दो, उसी को बार बार देखो, जो बन रहा हो तो बन ही जाएगा, जो नहीं बन रहा उसको बार बार देखना है बस। तो पूरा नहीं पढ़ने वापिस से, एक बार पढ़ ली अगर आपने, तो आपको जहाँ जहाँ दिक्कत आ रही है, सर ये नहीं बना था, ये आपने समझाया बन गया मुझे, तो वो क्वेश्चन का आप गोला लगाइए दोबारा। जब देखो सिर्फ उन्हीं को देखना, बाकी जो बन रहे वो तो बाद में भी बनेंगे, वो एंड तक बनते रहेंगे। जो नहीं बनेंगे वो नहीं बनेंगे, उसके लिए क्या करना, उन क्वेश्चन को 2 से 3 बार करना है। तो सारे क्वेश्चन करने लग जाओगे तब तो पेपर ही निकल जाएगा सारा। सिर्फ रिवीजन करना है नोट्स का, और उसमें जो जो क्वेश्चन नहीं बन रहे उनको देखना है। द सेटलिंग टैंक ऑफ अ सरफेस ओवरफ्लो रेट इज 4.5 into 10 to the power -4 meter cube per meter square per second is used for design discharge of 2 meter cube per second. What is the surface area? समझ में आ गया? ठीक है, एरिया पूछ रहा है तो Q by V मतलब डिजाइन डिस्चार्ज, डिवाइडेड बाय ओवरफ्लो रेट। कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, सिंपल सा है। बोला है ना हर के अंदर एक ही चीज लगेगी, तो इसमें तो कन्वर्जन भी नहीं करना, क्योंकि सर सेकंड है, ये भी सेकंड है, इधर मीटर में यूनिट, इसमें मीटर में है, आंसर भी मीटर में ही पूछ रहा है, तो कुछ भी कन्वर्जन नहीं करना है, सीधे डिवाइड मार दोगे, आंसर आपके सामने होगा। तो डिजाइन डिस्चार्ज कितना है? 2 डिवाइडेड बाय 4.5 इंटू 10⁻⁻⁴, तो ऊपर जाके +4 हो जाएगा कि नहीं होगा?
तो 5 2 जा 5 9 जा तो 4/9 इंटू करिएगा, कितना आंसर आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है, 4444 करके कुछ आ रहा होगा, ऐसा कुछ आंसर होगा 4444.44, तो विच इज नियरली इक्वल टू कौन सा ऑप्शन है बेटा, डी ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? जितेंद्र नवीन, देखिए अब आते हैं नेक्स्ट पे, सारे क्वेश्चन वही होंगे। व्हाट इज द सरफेस एरिया, वापस सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर ऑफ सेटलिंग टैंक यूज फॉर डिजाइन डिस्चार्ज, अब दे रखा 1.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, assume डिजाइन ओवरफ्लो रेट ऑफ टैंक इज 40 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे। यहाँ हो गई थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन, बाकी फॉर्मूला वही, क्वेश्चन सेम करिएगा, कन्वर्ट करके आंसर बताइएगा। देखिएगा क्वेश्चन वही देंगे, आप आखिरी तक देखिएगा, सारे क्वेश्चन वही रहेंगे, जो चीज बता दी बस उसी पे क्वेश्चन रहेंगे, यूनिट कन्वर्जन देखना है, और एक ही फॉर्मूला अधिकतर लगता है, अधिकतर लगता है, क्योंकि एसएससी में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो क्वेश्चन बनने में ऐसा नहीं कि और कोई बनता ही नहीं है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं, पर एसएससी में कम टाइम विदाउट कैलकुलेटर यही क्वेश्चन बनता है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड वाला क्वेश्चन बनेगा, तो मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करना है उसको, और दूसरा यूनिट का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। बताइए आंसर क्या आ रहा है बेटा, 3240 आ रहा है नवीन का। जितेंद्र बताइए बेटा, जितेंद्र कितना आंसर आ रहा है, टाइम दे रखा है आपको, आराम से सॉल्व करिए। क्या हुआ, सिंपल है सर, Q इज इक्वल टू AB, मुझे तो सर यही याद है, बस एरिया पूछा है तो Q बाय V कर देंगे। Q क्या है, डिजाइन डिस्चार्ज, ये होता है आपका डिवाइडेड बाय ओवरफ्लो रेट, ओवरफ्लो रेट को वेलोसिटी बोलते हैं। अब देखिए सर, डिजाइन डिस्चार्ज की अगर बात करें तो 1.5 मीटर क्यूब पर सेकंड में है, और ये है आपका 40 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे, तो डे को मिनट, आवर, आवर को मिनट, मिनट को सेकंड, 4 कितना हो गया, 4 6 जा और 4 1 जा हो गया, तो आंसर आ जाएगा 1.5, यहाँ से भी पॉइंट हटा, 10 10 आया, ये 10 से 0 कट गया, आंसर क्या रह गया 15 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, बस 6 या 36 36 6 जा कर लीजिएगा, यहाँ से आंसर कितना बन रहा है आपका 3240 बन रहा होगा। ये आ रहा है क्या आंसर, देखिए जितेंद्र नवीन, यस सर, बस आ गया, चले आगे, डन। एरोबिक ट्रीटमेंट is best suited for anaerobic, not aerobic, anaerobic treatment जो होता है ये किसके लिए सुटेबल होता है सर? अगर बात की जाए किसकी, वेस्ट वाटर की, तो वेस्ट वाटर के अंदर, वेरी गुड आंसर आ गया आपका, बहुत बढ़िया है। देखिए वेस्ट वाटर की बात की, जैसे कंसेप्ट सुनिएगा पीछे का कि सर अगर वेस्ट वाटर की बात की जाए तो वेस्ट वाटर के अंदर सर सबसे पहला ट्रीटमेंट एनएरोबिक होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनएरोबिक ट्रीटमेंट। एनएरोबिक सर क्यों होता है? बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ अनकंट्रोलेबल हो जाती है। इट मींस क्या कहना चाह रहा है कि ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं उस वेस्ट में वो बहुत ज्यादा होते हैं। किसमें?
अरे वेस्ट वाटर के अंदर बात कर रहा हूँ, रॉ वाटर नहीं कर रहा, पार्ट फर्स्ट नहीं, पार्ट सेकंड की बात कर रहा हूँ मैं। देखिएगा कैसा, क्यों? क्योंकि इन वेस्ट वाटर उस सीवेज के अंदर ऑर्गेनिक मैटर कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, तो वी कैन नॉट परफॉर्म द एरोबिक ट्रीटमेंट बिकॉज द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स इज अनकंट्रोलेबल। इसलिए हम क्या करते हैं, वी कैन परफॉर्म एनएरोबिक ट्रीटमेंट। तो अपन ने बोला भी था कि ग्रिड चैम्बर एंड पीएसटी इज अ प्राइमरी ट्रीटमेंट, एनएरोबिक ट्रीटमेंट, 1 डिग्री ट्रीटमेंट। बोला था कि नहीं बोला था? बताइए, बताया था ये बात? तो क्योंकि देखिएगा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक वेस्ट कैसे होते हैं सर? स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं विच कैन नॉट बी ट्रीटेड एरोबिकली। किसकी बात कर रहे हैं? वेस्ट वाटर की बात कर रहे हैं, इसलिए एनएरोबिक ट्रीटमेंट करेंगे। नहीं तो हम क्या करते हैं? एरोबिक। तो बाद में अपन एरोबिक भी करते हैं, क्योंकि सर उसका वेस्ट का कंसंट्रेशन, ऑर्गेनिक मैटर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा उस सीवेज के अंदर सर? कम हो जाता है। अब क्या हो गया सर? ऑर्गेनिक मैटर कम हो गया, तो ग्रोथ ऑफ माइक्रोजम्स भी क्या होंगे? अब कम होंगे। भाई जितना कम फूड होगा, उतना ही माइक्रोजम्स कम होंगे, जितना ज्यादा फूड होगा उतना माइक्रोजम उतना ही ज्यादा डेवलप होंगे। इसलिए तो एनएरोबिक ट्रीटमेंट किया जाता है फॉर स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक वेस्ट, जो कि किसमें होता है? सीवेज के अंदर होता है। डन हुआ? बात समझ में आई? ये रीजन था, पूरा सुने तब जाके समझ में आई होगी, नहीं तो ऐसे तो याद कर लो, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है जी नवीन? बिफोर एंटरिंग अ मेन होल, अ कैंडल इज लोवर्ड इनटू द मेन होल। कि मेन होल में जो वर्कर एंटर करता है, उससे पहले वो एक कैंडल को इग्नाइट करता है फॉर चेक द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसको चेक करता है सर? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन को चेक करता है, कि ताकि सब पता तो चले कि अंदर ऑक्सीजन है या नहीं, ताकि वो वर्किंग करने जाए, जो उसका ऑपरेशन, क्लीनिंग ऑपरेशन उसके लिए जाए, तो वो उसको ब्रीथिंग प्रॉपर हो सके। ठीक है, तो कई बार देखते हैं ना कि वर्कर्स जो होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, बिकॉज तो वो टेस्ट नहीं करके जाते, ऐसे उतर जाते हैं, और नीचे क्या होता है? अरे ऐसा क्यों होता है सर? ऑक्सीजन नहीं होती। अभी तो बताया आपको कि एनएरोबिक होता है, क्योंकि ऑक्सीजन, ऑर्गेनिक मैटर इतना है कि ऑक्सीजन तो वो ऑर्गेनिक मैटर ने कंज्यूम कर ली सारी की सारी। अब अंदर कैसा सिस्टम चलता है सर? एनएरोबिक चलता है, क्योंकि हाईली पॉल्यूटेड वेस्ट होता है आपका सीवेज। तो एनएरोबिक होगा तो ऑक्सीजन तो हो ही नहीं सकती, अगर ऑक्सीजन होती तो फिर एरोबिक होता ना। इसलिए तो टू फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको टू फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, करिएगा नोट। तो कितने मिनट तक रखते हैं वो भी याद रखिएगा, कि 3 मिनट तक। 3 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद उसको विड्रॉ करते हैं, उसको वहां से हटा देते हैं उस कैंडल को। तो ये टेस्ट ऐसे नहीं कि रखा और खत्म हो गया, उस 3 मिनट तक उसके अंदर रखते हैं। अगर 3 मिनट तक वो अगर जल रही है, इट मीन ऑक्सीजन है, जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर जलता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में आपकी कैचेस, फायर जो है वो नहीं लग पाती है। ठीक, बात समझ में आई? देखिए तो सिंपल सी बात है, बताइए द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन सेडिमेंटेशन टैंक फॉर वाटर एंड सीवेज। सर सेडिमेंटेशन टैंक बनता है किसके लिए? वाटर के लिए, वाटर के लिए और सीवेज के लिए, दोनों में डिफरेंस, बेसिक या फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? बताइए पढ़ के इसको, कि सीवेज सेडिमेंटेशन टैंक आर बिगर, सीवेज सेडिमेंटेशन टैंक हैव मोर डेप्थ, sludge from sewage sedimentation tank is to be removed more frequently, or it can be the final treatment of the operation in water treatment। बताइएगा। बताइएगा, पढ़ के बताइए कौन सा होगा इसका आंसर, ध्यान से पढ़िए इसको।
आया आंसर? सी या बी में से होगा, नवीन कह रहे हैं। देखिएगा कि जो डिफरेंस होता है सेडिमेंटेशन टैंक, सर दोनों में होता है, उसमें भी सेडिमेंटेशन टैंक होता है, एरेशन फिर कोगुलेशन फोगुलेशन फिर सेडिमेंटेशन होता है। मैं बात कर रहा हूँ रॉ वाटर की। इसमें ग्रेट चैम्बर क्या है, पीएसटी प्राइमरी सेटलिंग टैंक है, सेडिमेंटेशन टैंक, और सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, इसमें भी टैंक होते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? स्लज फ्रॉम द सीवेज sedimentation is to be removed more frequently। ये स्लज जो है ये फ्रीक्वेंटली रिमूव होती है, ये बेसिक डिफरेंस है। डेप्थ तो कोई डिफरेंस नहीं है कि मेन फंडामेंटल डिफरेंस क्या है कि स्लज फ्रॉम द सीवेज सेडिमेंटेशन इज टू बी रिमूव्ड मोर फ्रीक्वेंटली। तो सीवेज में सेडिमेंटेशन होगा उसको जल्दी से निकाल लेते हैं एज कंपेयर टू दी रॉ वाटर। बताइए ऐसा क्यों? अरे ऐसा क्यों कि जल्दी क्यों निकाले, उसका भी रीजन होना चाहिए कि कोई ना कोई। बिल्कुल, क्योंकि सेडिमेंटेशन जो है सर एक नेचुरल प्रोसेस है और इसमें सेटलिंग होती है ऑर्गेनिक मैटर की। दूसरा कि सर ये जो सीवेज होता है ना, इसमें ऑर्गेनिक मैटर की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, और ये बहुत ज्यादा होती है, इट मीन्स क्या होगा? अगर ये बहुत ज्यादा होती है इट मीन्स क्या होगा? सर सेडिमेंटेशन फास्ट होगा कि नहीं होगा? अरे बात को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? क्या कहना चाह रहे हैं कि सेडिमेंटेशन फास्ट होगा कि नहीं होगा? सर बिल्कुल फास्ट होगा, क्योंकि सीवेज की बात कर रहे हो आप, और सीवेज में ऑर्गेनिक मैटर का कंसंट्रेशन हाई होता है, और जितना हाई कंसंट्रेशन होगा उतना रैपिडली उतना फ्रीक्वेंटली सेडिमेंटेशन होगा। जैसे सेडिमेंटेशन हुआ तो क्या कर देते हैं, उस स्लज को रिमूव कर देते हैं। तो ये है। जबकि सर रॉ वाटर में क्या होता है, सर पीने के पानी में क्या होता है कि उसमें पार्टिकल सस्पेंडेड फॉर्म के अंदर होते हैं, और बहुत माइन्यूट पार्टिकल होते हैं, वो कई बार वहां पे भी नहीं निकाल पाते कोगुलेशन फोगुलेशन के बाद भी। तो उनको क्या करते हैं, फिर फिल्ट्रेशन का यूज करते हैं। मतलब कि ऑर्गेनिक मैटर की सस्पेंडेड पार्टिकल्स की क्वांटिटी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है एज कंपेयर टू दी सीवेज, तभी तो वो एरोबिकली और एनारोबिकली ट्रीट किए जाते हैं। तो ये मेन रीजन है कि ऑर्गेनिक मैटर कंसंट्रेशन हाई होती है तो जल्दी से सेटल डाउन हो जाएंगे बॉटम में एज अ स्लज, तो उसको रिमूव कर देंगे उस टैंक में से, तो जल्दी रिमूव हो जाते हैं। जितने जल्दी सेटलमेंट होगा, सेडिमेंटेशन होगा, उतनी जल्दी पार्टिकल्स वहां से स्लज वहां से रिमूव होती चली जाएगी। ये है उसका मेन रीजन। आई बात समझ में सभी को? यस। तो अब परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट इन केस ऑफ वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई जब अपन कर रहे हैं उस केस के अंदर करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? पाइप ब्लेड्स इन अ ट्रेंच एंड पाइप फिक्स टू अ वॉल आर मेजर्ड सेपरेटली। भाई जो ट्रेंच खड्डा खोद के नीचे जो पाइप डलेंगे और वॉल के साथ साथ जो पाइप डलेंगे सेपरेटली मेजर होंगे। कटिंग थ्रू दी वॉल्स एंड फ्लोर्स आर इंक्लूडेड विद द आइटम। कटिंग जो होगी वॉल्स की, जिसमें पाइप लेट होंगे तो वहां पे कटिंग होती है मशीन से। आपके घरों में पाइप कनेक्शन होंगे, आपने देखा होगा कि सैनिटरी आपकी जो कनेक्शन होते हैं उसमें पहले एक दीवार आपकी पूरी मैसनरी वॉल फिल हो जाती है आपकी, चुन लेते हैं, चुनने के बाद में बीच में से कटर से अपन क्या करेंगे, तो काटते हैं, उसके अंदर पाइप लेट करते हैं। तो कटिंग टू दी वॉल्स एंड फ्लोर इंक्लूडेड विद द आइटम के साथ इंक्लूड होती है, या अलग से पैसा लिया जाता है। पाइप्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू साइज एंड क्वालिटी। सर ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। पाइप को क्लासिफाई करें, 1 इंची का पाइप है, 1.5 इंची का पाइप है, 2 इंची का पाइप है, 1.25 इंची का पाइप है, तो अकॉर्डिंग टू देयर साइज और क्वालिटी। सर कौन सी क्वालिटी का है, मतलब पीवीसी का, यूपीवीसी का है, सीपीवीसी का है, जीआई पाइप है, कौन सा पाइप है, कास्ट आयरन पाइप है। इन लेइंग पाइप द मेथड ऑफ जॉइंटिंग एंड फिक्सिंग स्पेशली स्पेसिफाइड। बिल्कुल, जब ले करेंगे तो कौन सा जॉइंट करना है, फ्लेक्सिबल जॉइंट करेंगे अपन, ठीक है, फ्लेक्सिबल जॉइंट करेंगे, या फिर आपका सेपियो सॉकेट जॉइंट होगा, फ्लैंज जॉइंट होगा, कौन से जॉइंट से उस पाइप को लेड करेंगे। तो कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट हुआ बताइए? बिल्कुल जितेंद्र नवीन, सारे ही सही हुए। तो पाइप लेड इन द ट्रेंच और पाइप फिक्स इन द वॉल मेजर सेपरेटली मेजर होते हैं। बिल्कुल, कटिंग जो होती है वॉल और फ्लोर के अंदर वो इंक्लूड होती है, याद रखिएगा, इंक्लूडेड होती है आइटम के साथ। ऐसे नहीं कटिंग का पैसा अलग लगेगा और फिर वो पाइप ले करने का पैसा अलग रहेगा। पाइप को क्लासिफाई करते हैं साइज और क्वालिटी के अकॉर्डिंग। और लेइंग ऑफ पाइप द मेथड ऑफ जॉइंटिंग एंड द फिक्सिंग इज स्पेसिफिकली स्पेसिफाइड। ये होता है कि कौन से पाइप को कैसे जॉइंट करना है, क्या यूज है उसका। तो आंसर क्या हो गया?
ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ए बी सी डी। डन। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 20। इन केस ऑफ लेइंग गुलीज, siphons, intercepting trap, the cost included setting and laying, bed concreting, connecting to drains, या all of the option। बताइएगा। बताइएगा क्या आंसर होगा। डी बोल रहे हैं नवीन, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, डी बोल रहे हैं। बाकी स्टूडेंट, जितेंद्र अपना आंसर क्या है जल्दी से बताइए। चलिए डी, वेरी गुड। अब बताइए गुलीज, साइफन से इंटरसेप्टिंग ट्रैप क्या होता है। बताइए गुलीज क्या होता है, जल्दी से बताई दीजिए। अब आपसे 3 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, गुली, साइफन एंड इंटरसेप्टिंग ट्रैप। सबसे बड़ी डेफिनेशन लिखिए या एक वर्ड लिखिए जो स्पेसिफाई करे गुली को। बताइए बताइए गुलीज क्या होती है। रूफ ड्रेनेज, रूफ से ड्रेनेज को लेती है, बिल्कुल। साइफन क्या होता है, साइफन क्या होगा बताइए जल्दी से। भाई हर फ्लोर के जो वेस्ट को कैरी करेगी उसको तो बोलते हैं अपन नानी ट्रैप, ठीक है। ईच फ्लोर के जो वेस्ट को कैलकुलेट करेगी, कलेक्ट करेगी, उसे बोलेंगे नानी ट्रैप्स, ठीक है। और ये जो आपके रूफ के ड्रेनेज को, जो लास्ट कनेक्टिंग पॉइंट रूफ के ड्रेनेज को जो कनेक्ट करेगी फ्लोर्स के, वो उसको बोलेंगे गुलीज। और इंटरसेप्टिंग ट्रैप जो होता है, ये बताया आपको कि क्या है, जो मेन सीवर और मेन सीवर ऑफ द हाउस और म्युनिसिपल सीवर के जंक्शन पे लगाया जाएगा, उसको बोलेंगे इंटरसेप्टिंग ट्रैप। तो गुलीज, साइफन्स, और साइफन क्या होगा, तो साइफन होगा कि जब हायर एलिवेशन से लोअर एलिवेशन में पानी जब आता है, जब आपका सीवेज जब फ्लो करता है, तो उसमें टू रेगुलेट द फ्लो वी कैन प्रोवाइड अ साइफन, अ बैंड पाइप इज नोन एज अ साइफन, when the water is carried from the higher elevation towards the lower elevation। आई बात समझ में तीनों का, नवीन, जितेंद्र, ये तीनों का मतलब समझ में आया, गुली, साइफन, इंटरसेप्टिंग ट्रैप। बताइएगा। सही है, चलिए। मिनिमम विड्थ ऑफ सेप्टिंग टैंक, बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, 12 पूछा जाता है। मिनिमम विड्थ ऑफ सेप्टिक टैंक, क्वेश्चन रिपीटेड है, सभी को पता होगा। सर मिनिमम विड्थ कितनी होती है, 75 सेंटीमीटर होती है। फॉर डिजाइनिंग पर्पस 0.9 मीटर से ज्यादा। डिटेंशन पीरियड, ये देखते हैं। डिटेंशन पीरियड ऑफ अ सेप्टिक टैंक, डिटेंशन पीरियड ऑफ अ सेप्टिक टैंक, बताइएगा कौन सा होगा। डिटेंशन पीरियड ऑफ अ सेप्टिक टैंक,
जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है बेटा, डी होगा। 12 से 36 आवर होता है, 12 से 36 घंटे होता है डिटेंशन पीरियड, ये होता है डिटेंशन पीरियड। और क्लीनिंग पीरियड बताइए, क्लीनिंग पीरियड कितना होता है? 12 से 36 घंटे होता है डिटेंशन पीरियड, और क्लीनिंग पीरियड 6 to 12 मंथ्स। बिल्कुल सही है, तो याद रखना है अपने को, बहुत इंपॉर्टेंट। सेप्टिक टैंक के डाटा बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। मिनिमम विड्थ, डिटेंशन पीरियड, क्लीनिंग पीरियड और सेप्टिक टैंक क्या करता है वो अभी आगे क्वेश्चन आने वाला है आपका, ठीक है। और एरोबिक होता है कि एनारोबिक होता है, ये सभी क्वेश्चन है सेप्टिक टैंक के बारे में। तो 12 से 36 डिटेंशन पीरियड और 6 से 12 मंथ आपका क्लीनिंग पीरियड, और विड्थ 75 सेंटीमीटर। Before discharging the foul gases, foul sewage, not foul gases, foul sewage into the river, रिवर में उसको डिस्पोज करने से पहले जनरली कौन सा ट्रीटमेंट का यूज किया जाएगा? बिफोर डिस्चार्जिंग द फाउल सीवेज इनटू द रिवर, कि रिवर में डिस्पोज करने से पहले उस सीवेज को कौन कौन सा या कौन सा ट्रीटमेंट किया जाएगा? तो द वेरी गुड नवीन, वेरी गुड आंसर आ गया आपका। बिल्कुल सर, उसका स्क्रीनिंग भी होगा, सेडिमेंटेशन भी होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा, सभी कुछ चीजें होंगी। भाई उसका क्लीनिंग तो करेंगे ना, कि अगर रिवर में आपने डंप किया और रिवर में अगर आपने उस सीवेज को डायरेक्टली डंप कर दिया, कोई भी एक, आप सोच रहे हो सर इसमें से कोई एक आंसर आना चाहिए था, ठीक है। तो अगर कोई भी एक ट्रीटमेंट का डंप कर दिया, तो अगर वो प्रॉपर ट्रीट नहीं हुई तो क्या करना है? अरे पूरा अगर लिखा था कंप्लीट ट्रीटमेंट, तो अपन कंप्लीट ट्रीटमेंट लिखते हैं। अगर नहीं लिखा है तो मतलब मैक्सिमम जितना ट्रीटमेंट हो सब कुछ करना होगा, ताकि उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाए। जब उसको अपन डंप करें, जब डंप करें हम किसके अंदर, और रिवर के अंदर, तो वहां की एक्वाटिक लाइफ हार्म ना हो, ठीक है। उसके अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन मिनिमम 4 ppm रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो उसको डंप करने पे वो सुटेबल ही नहीं है, नहीं तो वो क्या करेगी, उस एक्वाटिक लाइफ को हार्म कर देगी। इसलिए अपन उसको बोलेंगे बिफोर डिस्चार्जिंग द फॉल सीवेज इनटू अ रिवर वी कैन जनरली ट्रीट, पूरा ट्रीटमेंट यहाँ पे 3 लिखा है, अपन बात कर सकते हैं कंप्लीट ट्रीटमेंट, ठीक है। चले आगे, बताइए। द मेन गैस लिबरेटेड, मेन गैस बोल रहा है, मेन गैस लिबरेटेड फ्रॉम एन एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। अरे डाइजेस्टर पढ़े है ना, डाइजेस्टर पढ़े सर, कैसे होते हैं? क्लोज कंटेनर प्रेशर वेसल की तरह होते हैं। स्टैंडर्ड रेट डाइजेस्टर और हाई रेट डाइजेस्टर पढ़े थे अपने दोनों, कि सर जिसमें हीटर लगा होता है, याद आया कुछ? इधर से एफ्लुएंट आया, इधर से सीवेज आया, इधर से स्लज आया, उसका ट्रीटमेंट हुआ, ढक्कन ऊपर से बंद है, कवर है, उसके ऊपर फ्लोटिंग कवर है, वो क्या करेगा? एनारोबिक कंडीशन को मेंटेन करेगा। इधर टेम्परेचर बढ़ा है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ी, सुपरनेटेंट लिक्विड स्कीमिंग टैंक में चले गए, ठीक है, और गैसेस ऊपर से निकल गई। फिर हाई रेट में क्या था? अरे ये क्या बोल रखा है, स्लज डाइजेस्टर। हाई रेट में क्या था? मिक्सिंग करते थे, मिक्सिंग बेसिन अगर लगा रखा था अपन ने आगे, मिक्सिंग करते सारे कांटेक्ट पीरियड जो होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मैटर का कम हो जाएगा। कांटेक्ट पीरियड अगर कम हो जाएगा तो उस मिक्सिंग करने से तो उसका जो डिकम्पोज होगा वो फास्ट रेट से होगा। तो गैसेस जो निकलती थी ऊपर से, इस तरह का डायग्राम था आपका, ये जो गैसेस निकलती थी सर ये ऊपर से, इस गैसेस का मेनली कौन सी थी? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। कितना कितना? तो मेन गैस कौन सी हो गई? मेन गैस कौन सी हो गई? चलें आगे। कनेक्टिंग पाइप जो होता है, जो सेप्टिक टैंक को कनेक्ट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द कनेक्टिंग पाइप इन mm for
सेप्टिक टैंक शुड नॉट बी लेस देन, कितना, सेप्टिक टैंक में जो कनेक्टिंग पाइप होता है जहां से आपका सीवेज आता है, ये जो कनेक्टिंग पाइप का मिनिमम डायमीटर इन mm कितना होगा, मिनिमम डायमीटर इन mm कितना होगा बेटा, इट इज 50 बोल रहे हैं, नवीन बोल रहे हैं बेटा 50। बिल्कुल आपने 50 देखा होगा कई सारी बुक्स में, पर ये 100 होता है, याद रखिएगा 100 होता है ये, 150 नहीं होता। कई सारी बुक्स में देख रखा है कि सर इसका 50 है, पर ये 100 होता है इसका आंसर, देखना है, ठीक है 100 होगा। प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, सीवेज के प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ फ्लोटिंग मटेरियल्स, रिमूवल ऑफ सैंड एंड ग्रिट, रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स। बताइएगा बताइएगा, प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, अभी डिस्कस किया है थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, वेरी गुड नवीन, डी होगा। अब कैसे होगा सुन लीजिए, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट सीवेज की बात कर रहा हूं सर, इसमें क्या होते हैं, अरे 2 पार्ट होते हैं कि नहीं होते हैं, कौन कौन सा पार्ट सर, सबसे पहला ग्रिड चैम्बर, और दूसरा क्या होता है सर, पीएसटी। अरे इनको जोड़ के ही तो बनता है आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट, और वी कैन से 1 डिग्री ट्रीटमेंट, और वी कैन से एनारोबिक ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट स्लैश 1 डिग्री ट्रीटमेंट स्लैश एनारोबिक ट्रीटमेंट, ठीक है। तो सर ग्रिड चैम्बर में क्या रिमूव होता है, बताया तो था आपको डायग्राम के, सर फ्लोट चार्ट बना दीजिए, तो फ्लो चार्ट बनाया था, बताइएगा। ग्रिड चैम्बर में इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स रिमूव होते हैं, बताया था कि इन ग्रिड चैम्बर इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स, और इसके अंदर ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स, इसमें इनऑर्गेनिक और इसमें ऑर्गेनिक। तो फ्लोटिंग मटेरियल्स हो गया सैंड एंड ग्रिट, इनऑर्गेनिक और ये ऑर्गेनिक मटेरियल, तो ऑल ऑफ द अबाउ। आई बात समझ में सभी को कि प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या था सर, प्राइमरी ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ ग्रिड चैम्बर प्लस पीएसटी, प्राइमरी सेटलिंग टैंक। तो सर ग्रिड चैम्बर में इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स, और प्राइमरी सेटलिंग टैंक के अंदर आपका ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स, ऑर्गेनिक मैटर को, तो दोनों को अगर बोलेंगे तो क्या होगा सर, कंप्लीट रिमूवल हो जाएगा, ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक। तो आंसर क्या होगा आपका, डी होगा। फ्लोटिंग मटेरियल की बात करें तो बेटा फ्लोटिंग मटेरियल तो आपका स्क्रीनिंग में निकल जाता है, पर यहाँ पे ऑप्शन कुछ नहीं बचता, तो फिर अपन इसको लिख देते हैं। क्लियर हुआ? बताइए, नोट डन, क्लियर? तो चले आगे। क्या हुआ? डन, ओके। रिपीटेड क्वेश्चन, डिटेंशन पीरियड फॉर ऑक्सीडेशन पॉन्ड इज, डिटेंशन पीरियड फॉर ऑक्सीडेशन पॉन्ड इज हाउ मच, 10 से 15 दिन, कितना, 10 to 15 डेज। ऑक्सीडेशन पॉन्ड, it is based on symbiotic relationship it is based on symbiotic relationship, जिसका मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है, तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है और ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। सर कैसे, तो वो सुनिएगा।
बताएं क्या, बोलो। यस, तो सुनो कि जो ऑर्गेनिक मैटर है ओपन टू एटमॉस्फेयर होता है, ये जो ऑर्गेनिक मैटर है, इस ऑर्गेनिक मैटर को कौन डिकम्पोज करेगा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो डिकम्पोज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्योंकि क्या होगा कि मैंने बोला है कि ये ओपन टू एटमॉस्फेयर होता है, तो ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो ऑक्सीजन लेंगे तो एरोबिक डिकम्पोजिशन होगा, सनलाइट फोटोसिंथेसिस बनेगा, फोटोसिंथेसिस बनेगा तो आपका ऑक्सीजन रिलीज होगी, ऑक्सीजन रिलीज होगा, उस ऑक्सीजन को यूज करके, बात समझ में आ रही है कि जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही करते हैं। पर ओपन टू एटमॉस्फेयर सनलाइट आएगी, सनलाइट से फोटोसिंथेसिस होगा, जो एल्गी प्रेजेंट है वो क्या करेंगी, वो ऑक्सीजन लिबरेट करेंगे, उस ऑक्सीजन को यूज करके ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होंगे, और उस डिकम्पोज होने के बाद में क्या बनता है सर एरोबिक डिकम्पोजिशन का एंड प्रोडक्ट कैसा होता है सर? स्टेबल होता है, पता है ना। एनारोबिक का तो अनस्टेबल होता है, पर एरोबिक का स्टेबल होता है। अगर स्टेबल होगा तो फिर सर क्या हो जाएगा सर? स्टेबल होगा तो क्या बनता है? अरे बताइए, खाद बनता है कि नहीं बनता? ह्यूमस, ठीक है। और वो खाद वापिस क्या है, किसका न्यूट्रिएंट है? एल्गी का। एल्गी का न्यूट्रिएंट, अगेन एल्गी ग्रोथ होगी, अगेन एल्गी ग्रोथ होगी। अगर आपने देखा हो ऑक्सीडेशन पॉन्ड, बताइए क्लियर हुई बात, समझ में आई? तो मैं डायग्राम बताता हूँ आपको, सब कुछ और समझ में आ जाएगा। खाद बिल्कुल सही है। ये देखिएगा, ध्यान से देखना इस चीज को, विजिबल है सबसे पहले तो बताओ। विजिबल है, हाँ। देखिए सर, ऊपर से एटमॉस्फेयर से ओपन है, देखिए वहां पे लिख रखा है O2 ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ओपन टू एटमॉस्फेयर है। और सनलाइट और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये जो एल्गी है, ये एल्गी क्या करेगी, इट विल सीक्रेट दी, ये क्या करेगी, ऑक्सीजन को, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करेगी। एल्गी का जो बायोमास है ये क्या करेगा आपको, ये एरोबिक जोन है ऊपर वाला, ये जोन को बोल दिया एरोबिक जोन है। इसके अंदर एल्गी क्या करेगी, आपका लिबरेट करेगी CO2, O2 ऑक्सीजन को लिबरेट करेगी। ऑक्सीजन कौन लेंगे सर? ये बैक्टीरिया लेंगे, और बैक्टीरिया क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, और क्या कर देंगे, आपका डिकम्पोज करने का बैक्टीरियल बायोमास बना देंगे। और बायोमास अगेन सर्व एज अ न्यूट्रिएंट फॉर दी एल्गी। बात आई समझ में? बात आई समझ में? बहुत कुछ अलग अलग दे रखा है। इतना से याद रखिए कि जो एल्गी है, ये एल्गी सनलाइट के प्रेजेंस में O2 रिलीज कर रही है, और O2 कौन ले रहे हैं, O2 कंज्यूम कर रहा है बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया। इसलिए तो बोला है इसके अंदर एरोबिक जोन है। ये कौन सा एरोबिक जोन है? एरोबिक बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया क्या डिकम्पोज कर रहे हैं और बायोमास बना रहे हैं। बायोमास वही आपका खाद। और अगेन ये जो खाद होता है, इट इज सर्व एज अ न्यूट्रिएंट फॉर एल्गी। तो ये क्या है सर? साइक्लिक प्रोसेस है, ये चलता रहेगा चलता रहेगा, और आपके ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होते रहेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? तो कुछ डेप्थ के बाद में एक फैकल्टेटिव जोन मिलता है, जिसके अंदर एरोबिक और एनारोबिक दोनों बैक्टीरिया वर्क करेंगे, और लास्ट में होगा एनारोबिक जोन। ऐसा क्यों? बिकॉज के ग्रेट डेप्थ के ऊपर सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे इस जोन के अंदर, नीचे वाले जोन के अंदर, इसके अंदर क्या होगा, एन एरोबिक होगा, एन एरोबिक डिकम्पोजिशन होगा। और एन एरोबिक डिकम्पोजिशन सर अगर होता है तो क्या होता है सर? ये देखिए यहाँ पे CO2, अमोनिया, H2S, मीथेन, ये सभी निकलते हैं, मतलब एसिड गैसेस अल्कोहल आपके निकलते, अनस्टेबल प्रोडक्ट बनता है। बात आई समझ में सभी को? कि सनलाइट और ऑक्सीजन से एल्गी ने क्या किया, फोटोसिंथेसिस किया, ऑक्सीजन को रिलीज किया, और ऑक्सीजन को यूज किया किसने,
माइक्रोजम्स ने क्या किया, बायोमास बना दिया, और ये बायोमास सर्व एज अ न्यूट्रिएंट फॉर द ग्रोथ ऑफ एल्गी। ठीक है, बस ये साइक्लिक फिनोमिना है, ये ऐसा साइकिल चलता रहेगा, साइकिल चलता रहेगा। और नीचे नीचे कुछ फैकल्टेटिव जोन होगा, एक इंटरमीडिएट डेप्थ पर, नीचे डेप्थ पे सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी तो एनारोबिक कंडीशन होगी, तो एनारोबिक डिकम्पोजिशन होगा। और अनस्टेबल एंड प्रोडक्ट होता है, अनस्टेबल एंड प्रोडक्ट एसिड गैस एंड बनेगी जो आपके सामने दिख रही है। अमोनिया हो गया, H2S हो गया, CH4 मीथेन हो गया, CO2 हो गया। चले आगे, इसको बोलते सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो पूछता है कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किस में होता है, तो ऑक्सीडेशन बॉन्ड में होता है, याद रखना है। सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट कितने साल के लिए डिजाइन की जाती है, तो सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट इज डिजाइन फॉर हाउ मच पीरियड, 15 से 20 साल के लिए डिजाइन की जाती है, 15 to 20 ईयर्स की डिजाइन की जाती है सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट। क्लियर हुआ। अधिकतर आंसर इसका ये दे रखा है, कई जगह 5 से 10 साल दे रखा है, और लिख रखा है कि विदाउट इंक्लूडिंग द कंस्ट्रक्शन टाइम, ये लिख रखा है, साथ में एक ऑप्शन दे रखा है, ब्रैकेट में लिख रखा है कि विदाउट एडिंग द कंस्ट्रक्शन टाइम, पर जनरली मैक्सिमम जगह पे आपको 15 से 20 साल दे रखा है आपकी सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट का डिजाइन लाइफ। चले आगे, द सेप्टिक टैंक बोला था कि द सेप्टिक टैंक इज अ सेटलिंग टैंक, अ डाइजेशन टैंक और बोथ। ऐसा सेप्टिक टैंक एनारोबिक होता है, इसमें सेटलमेंट भी होती है प्लस डाइजेशन भी होता है, दोनों होता है। कि पहले तो क्या होगा कि जो ऑर्गेनिक मैटर है वो सेटल हो जाएंगे, और उसके बाद में एनारोबिक डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगा, तो उनको डाइजेशन भी कहते हैं। तो डाइजेशन और सेटलिंग दोनों एक ही में होती है सेप्टिक टैंक में, और यही काम होता है इमॉफ टैंक के अंदर। उसके अंदर चैम्बर अलग अलग होते हैं, याद रखिएगा, उसमें अलग अलग चैम्बर होते हैं, इसमें चैम्बर सेम होता है। चले आगे, बताइएगा, इन अ ग्रिड चैम्बर इन अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट द फ्लो वेलोसिटी, डेप्थ, डिटेंशन टाइम सब कुछ गिवन है, बताइए सही है कि नहीं है। ये ऑप्शन इज नॉट विजिबल, फ्लो वेलोसिटी इज 0.15 is 0.15 to 0.3 मीटर पर सेकेंड। क्या सर, फ्लो वेलोसिटी, फ्लो वेलोसिटी क्लियर है, अब समझ में आया सभी को। ये कितना होगा, डी, ऑल ऑफ द अबाउट। डिटेंशन टाइम, अरे बताया तो था आपको 30 सेकंड से 60 सेकंड, और बोला था इस 60 सेकंड पे टिक लगाना है, बताया था ना। और 10 से 15 दिन ऑक्सीडेशन पॉन्ड के अंदर, सेप्टिक टैंक में डिटेंशन टाइम 12 से 36 आवर सेप्टिक टैंक के अंदर। चले आगे, ओके। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से अपन क्वेश्चन करेंगे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि क्या क्या आएगा जिसमें इंसिनरेशन, पायरोलिसिस, कंबस्टिंग, कंपोस्टिंग, ठीक है, लैंडफिलिंग, लीचेट्स, ये सारे मेथड, एरोबिक, एनारोबिक, इंदौर, बेंगलोर, ये सारे मेथड अपन कहाँ पढ़ने वाले हैं, इस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में पढ़ने वाले हैं। ग्रीन हाउस गैसेज, एसिड, प्राइमरी पोल्यूटेंट,
अच्छा वेस्ट मैनेजमेंट, इसमें ग्रीन हाउस तो एयर पोल्यूशन में आएगा, ठीक है। और एसिड रेन ये सभी इसमें दे रखा है, चलो कोई बात नहीं। ग्रीन हाउस गैसेज हो गया, एसिड रेन हो गई, ये सब चीजें अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करें, बताइए। यस सर, चलो तो आते हैं फर्स्ट पे, बताइएगा। द ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑफ CO2 इज, ग्रीन हाउस इफेक्ट, अरे बात करेंगे ग्रीन हाउस गैसेस की मेजर गैस होती है CO2। बताइएगा क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर, क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर। सबसे पहले तो देखिएगा कि सर जो अर्थ सरफेस पे जो रेडिएशंस आती है, वो कुछ रेडिएशंस तो ऊपर से रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ जब अर्थ सरफेस के अंदर आती है तो वो कुछ ट्रैप हो जाती है और कुछ वापस रेडिएट बैक कर जाती है। तो जो ट्रैप हो जाती है, उन रेडिएशंस के ट्रैप होने से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है, जिसे बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। बात आई समझ में। ये क्या हुआ सर, रेडिएशंस आई और अर्थ के अंदर आते ही कुछ अमाउंट तो रेडिएट कर गई, मतलब रेडिएशंस आई और कुछ तो रेडिएट कर गई और कुछ क्या कर गई सर, यहीं रह गई, कुछ इसी के अंदर ट्रैप हो गई, कुछ इसी के अंदर ट्रैप हो गई, जो रेडिएट बैक नहीं कर पाई, इसी के अंदर ट्रैप हो गई, और कुछ आपकी रेडिएट कर गई। तो इससे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाता है, अर्थ का टेम्परेचर, इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग का इश्यू चल रहा है वो इससे होता है, ठीक है। बात समझ में आई? तो देख लीजिए, पढ़िएगा, आंसर आ जाएगा अपने आप से। सही है, आंसर यही होगा, सही है। आई समझ में? देखिए, परमिट द आउटसाइड सोलर रेडिएशन, आउटसाइड से सोलर रेडिएशन उसको परमिट करता है, आने देता है, टू रीच द ग्राउंड, उसको ग्राउंड तक आने देता है। ये देखिए, ये सभी जो एरो दिख रहे हैं ना, ये सभी जो एरो दिख रहे हैं, ये आने वाले हैं, ये ग्राउंड में आने दे रहा है, ये ग्राउंड सरफेस है, ये सोलर रेडिएशन है। बट प्रिवेंटिंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, पर प्रिवेंट कर देता है आपका रेडिएशन को फ्रॉम द ग्राउंड इनटू द स्पेस, ग्राउंड से स्पेस जाने में। तो यहाँ पे क्या हो जाती है, ये रुक जाती हैं सर, ये बाहर नहीं जा पाती, कुछ आपकी रुक जाती हैं, और इसके अंदर रुकने से टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसी से होती है आपकी ग्लोबल वार्मिंग। तो आंसर क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। चले आगे। The most suitable solid waste disposal, the most suitable solid waste disposal, सबसे suitable, कल भी आया था क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। द मोस्ट सुटेबल सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल इज कंपोस्टिंग, खाद बनाना, जिसको कहते हैं खाद बनाना। ये दो तरह का होता है, कैसा, इंडोर प्रोसेस, इंडोर मेथड बोल दीजिए, इंडोर प्रोसेस, बेंगलोर मेथड। इंदौर मेथड के अंदर होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और बेंगलोर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बात हुई क्लियर? बिल्कुल सही नवीन। इंदौर एंड बेंगलोर प्रोसेस, इंदौर में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, बेंगलोर ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। तो इंदौर कैसा हो जाएगा सर, एरोबिक, इसमें इसके थ्रू एरोबिक डिकम्पोजिशन होगा ऑर्गेनिक मैटर का, इसके थ्रू एनारोबिक डिकम्पोजिशन होगा। डन हुआ? सही है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये वाला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चले आगे, बताइए। ओके सर, नेक्स्ट चलिए, हो गया। एयर एंड नॉइस पोल्यूशन में
एयर पोल्यूशन में क्या क्या आने वाला है सर? प्राइमरी सेकेंडरी पोल्यूटेंट, ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI, प्लूम्स, स्टैक्स, और एयर पोल्यूशन में स्टेबल अनस्टेबल कंडीशन ELR ALR, ये सभी आपको प्राइमरी पोल्यूटेंट सेकेंडरी पोल्यूटेंट ये सभी आपको मिलेंगे एयर पोल्यूशन के अंदर, ठीक है। नॉइस पोल्यूशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा सर? नॉइस पोल्यूशन के अंदर हमारे को मिलेगा कि नॉइस मेजर करते हैं डेसिबल में, लेवल ऑफ नॉइस या इक्विवेलेंट नॉइस को कैसे कैलकुलेट करते हैं? +3 हो जाता है जब सेम नॉइस होगी। रिवर्बरेशन क्या होता है, और नॉइस रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए उसकी लिमिट क्या होती है, ये सभी कमर्शियल के लिए, इंस्टीट्यूशनल के लिए, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। चलिएगा आते हैं द पाथ टेकन बाय दी, यहीं पे समझ में आना चाहिए, इस पहले वर्ड में ही बात को पकड़ लेना चाहिए। द पाथ टेकन बाय द कंटिन्यूअस डिस्चार्ज ऑफ गैसियस एफ्लुएंट एमिटेड फ्रॉम चिमनी इज नोन एज, बताइए क्या कहते हैं? जो पाथ ट्रेवल करता है, मैंने बताया भी था आपको, बिल्कुल, किसने बताया आंसर? वेरी गुड नवीन, प्लूम कहते हैं। मैंने बोला था कि चिमनी को बोलते हैं बेटा स्टैक, इस स्टैक से, दिस इज नॉन एज स्टैक, स्टैक से जो गैसियस पोल्यूटेंट एक पाथ फॉलो करते हैं, ये जो गैस का गुब्बारा सा होता है, ये इसको बोलते हैं अपन प्लूम, दिस इज नोन एज प्लूम, ये होता है प्लूम। Part taken by the continuous discharge of gaseous effluent, continuous discharge of gaseous effluent emitted from the chimney is known as plume। धुआं जो होता है वो जो पाथ ट्रेवल करता है उसे बोलते हैं प्लूम, और स्टैक होता है आपकी चिमनी जिसके से धुआं आपका ओरिजिनेट होता है। चले आगे नवीन एंड जितेंद्र। यस सर। The rain is acidic when the pH is, अरे रेन को एसिडिक कब बोलेंगे? जब pH क्या हो उसका? लेस देन कितना? 4.5, 4.5 से कम हो, 4.5 से कम pH हो तो उसे बोलेंगे एसिडिक। और क्या रीजन है कि एसिडिक रेन कब होती है? उसमें कौन सा कंपाउंड होता है रेस्पॉन्सिबल, बताइएगा? SOX एंड NOx। These compounds are responsible, बिल्कुल। और ये क्या बनता है? HNO3 और H2SO4, ये एसिड्स बनते हैं। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन। चले आगे। Which one of the following emission is the प्राइमरी रीजन फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर? प्राइमरी रीजन क्या है? जो प्राइमरी रीजन क्या है किसका? डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के डिप्लीशन का मेन या प्राइमरी रीजन जो बोलते हैं वो क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है बेटा, CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर द प्राइमरी रीजन फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर, इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द ultraviolet radiations, or these radiations are come onto the earth surface which create skin diseases or skin cancer, ठीक है? Which of the following is responsible for the depletion of ozone layer in the upper atmosphere? सर वही चीज, अगर डिप्लीशन कहाँ भी आ गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बिल्कुल मॉन्टेन प्रोटोकॉल पढ़ रहे हो GS। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या होगा? मेजर रेस्पॉन्सिबल, बेटा क्या होगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होगा। चले आगे। The device which is used for the separation of dry dust, ड्राई डस्ट को सेपरेट करने के लिए, ड्राई डस्ट जिसकी साइज 10 to 100 न्यू माइक्रोन साइज होती है, माइक्रोमीटर साइज होती है, वो कौन सा होता है? सर साइक्लोन होता है। साइक्लोन का यूज करेंगे, बताया भी था आपको। कुछ इस तरह का होता है जिसके अंदर साइक्लोनिक एक्शन के थ्रू
पार्टिकल्स क्या होते हैं, यहाँ पे स्टिक होते रहते हैं आपके, साइक्लोन सेपरेटर भी कहते हैं जिसे, ठीक है। चलिए, the velocity of exit waste gas should be minimum of dash of the wind speed to prevent the drowned out कि velocity of exit waste gas, ये जो गैस निकल रही है ना, exit waste gas जो निकल रही है, इसकी जो velocity होगी वो minimum of dash of the wind speed कितनी होनी चाहिए बताइएगा। it is dash of the minimum, ये होती है 2/1/2, कितनी होती है 2/1/2 होती है। याद रखना है बस ये कि एग्जिस्ट वेस्ट गैस की जो वेलोसिटी होती है वो 2/1/2 मतलब 5/2 होती है। कितनी होती है बेटा 5/2। चले आगे। ओके, pollution standard index PSI value in between 1012 to 199 denotes the air quality। 100 199 के बीच में अगर आपका पॉल्यूशन स्टैंडर्ड इंडेक्स है तो एयर क्वालिटी कैसी होगी, 0 से 50, 51 से 100, 100 to 200, 200 से 300, 300 से ज्यादा या 400 से ज्यादा, बताइएगा। गुड, मॉडरेट, अनहेल्दी, तो क्या होगा बेटा अनहेल्दी होगा। 0 से 50, 50 से 100, 100 से ज्यादा अनहेल्दी होता है, ठीक है। क्या होगा अनहेल्दी होगा। क्लियर सभी को। टेबल बनाइए। 0 से 50, 101 से ये होता है गुड, क्वालिटी कैसी हुई गुड, मॉडरेट, और ये कैसा होता है अनहेल्दी, ये कैसी होगी आपकी अनहेल्दी। 0 से 50, 51 से 100, 100 से 101 से 199 अनहेल्दी, और 200 से ये 200 कर लीजिए इसको सीधे, और 200, 201 से कितना 400 या 300, तो 300 तक हैजार्डस, और 300 से ऊपर या 500 से ऊपर वेरी हैजार्डस। तो ये टेबल याद रखिएगा पॉल्यूशन स्टैंडर्ड इंडेक्स की, ठीक है। 0 से 50 गुड, 51 से 100 मॉडरेट, 101 से 200 इट इज अनहेल्दी, फिर हैजार्डस और वेरी हैजार्डस। नेट पर 500 शो कर रही होगी बेटा रेंज, 200 से 400, 400 से 500 और 500 से ऊपर कर रही है कि नहीं कर रही, ये कर रही है 200 से 400, 400 से 500, 500 से ऊपर, अलग अलग है चीजें, पर ये क्वेश्चन आगे की 3 में से आता है, ठीक है। गुड, मॉडरेट और अनहेल्दी। अच्छा वहां दिखा रखा है नहीं, ये वाली टेबल बनाया होगा, ये स्टैंडर्ड टेबल है बेटा, गुड, मॉडरेट, अनहेल्दी। गुड, मॉडरेट, अनहेल्दी अभी दिखा देते हैं आपको, क्यों टेंशन लेते हो, ये टेबल नोट करिए पहले तो। ये देखो ये रहा, 0 से 50 गुड, 51 से 100 मॉडरेट, ठीक है। 150 तो ये वही देखिए 200 तक ले लिया इन्होंने इस रेंज को, इसी को ले लिया। देखो 101 से 200, 101 से 200 क्या हो गया आपका, ये देखो अनहेल्दी हो गया, और ये हैजार्डस और ये वेरी हैजार्डस। तो बस, तो गुड, मॉडरेट, अनहेल्दी। एयर क्वालिटी इंडेक्स या पॉल्यूशन स्टैंडर्ड इंडेक्स एक ही बात है, देख लीजिए, ठीक है।
ये टेबल आपके सामने है। गुड, मॉडरेट, अनहेल्दी। तो 100 से 200 तक क्या है सर? अनहेल्दी। अपन ने भी तो ये लिखा है, बस टॉप 3 ही पूछी जाती है आपसे। बाकी तो फिर इसके बाद अगर 200 से आ जाए तो हैजार्डस, और फिर उसके 500 से ऊपर तो वेरी हैजार्डस, तो वो नहीं पूछेगा। गुड, मॉडरेट और हेल्दी पूछता, अनहेल्दी। चलें आगे, टेंशन मत लीजिए करे, सब वही चीज है। गुड, मॉडरेट, अनहेल्दी देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए वही चीज है ये सारी। गुड, मॉडरेट, अनहेल्दी, ये देखो अनहेल्दी, सब वही है। हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी पॉल्यूटेंट? इनमें से कौन कौन से प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, ये आपको डिटरमाइन करना है। कानपुर का भी AQI 160 है सर, चेक कर लिया होगा नेट पे 2 मिनट के अंदर। नहीं, ये सब नेट की कहानी बेटा, ऐसे थोड़ी पता होगा, नेट पे चेक किया होगा अभी। चलो बहुत अच्छी बात है, पता भी होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी पॉल्यूटेंट? इनमें से कौन से प्राइमरी पॉल्यूटेंट हैं? तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, लीड, हाइड्रोकार्बन, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, सभी तो क्या थे सर? अरे सभी क्या थे? प्राइमरी पॉल्यूटेंट थे। SPM, पार्टिकुलेट मैटर्स, लिखा था कि नहीं लिखा था, भूल गए? ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, लीड, हाइड्रोकार्बन्स, लीड हाइड्रोकार्बन नहीं होंगे, लीड और गया SPM, पार्टिकुलेट मैटर्स, सभी तो है ना। हाइड्रोकार्बन भी होंगे यार, हाइड्रोकार्बन भी होंगे इसके अंदर। तो क्या दिख रहा है इसके अंदर? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, दोनों ही क्या है सर? प्राइमरी पोल्यूटेंट है। ओजोन सेकेंडरी, ओजोन सेकेंडरी, ओजोन सेकेंडरी हटा दो, आंसर आ जाएगा आपका, आंसर नंबर ए। उसमें कौन सी? परऑक्सीटाइल एसिटाइल नाइट्रेट, एल्डिहाइड, पैन, और क्या बोल सकते हैं उसके अंदर? H2SO4, ओजोन, ये सभी क्या है आपके? सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। This is made up of 2 or more than 2 primary pollutant in the presence of moisture and sunlight will form a secondary pollutant. The global warming is caused mainly by, global warming जो होती है वो किसके कारण होती है? ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज मेनली बाय, आंसर वेरी गुड, सही है भाई। ग्लोबल वार्मिंग जैसे बताया था, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड आर द मेजर रेस्पॉन्सिबल गैस फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। चले आगे। Which of the following gas is responsible for the acid rain? एसिड रेन के लिए कौन सी गैस रेस्पॉन्सिबल है? साफ दिख रहा होगा इसमें से, बिल्कुल बिल्कुल, होगा कि नहीं होगा बताइए? बिल्कुल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अरे कार्बन मोनोऑक्साइड, ये पता नहीं क्या है, और ये मीथेन, नाइट्रोजन होगी, सल्फाइड्स एंड नाइट्रेट्स, तो बी इज करेक्ट आंसर। चले आगे। लास्ट चैप्टर कौन सा है देखें? हाउस प्लम्बिंग, हाउस प्लम्बिंग है लास्ट चैप्टर। कितने क्वेश्चन है इसमें? खत्म, 5-7 क्वेश्चन है, चलेगा। हाउस प्लम्बिंग के अंदर कहानी समझ में आई? क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं भाई? जब प्लम्बिंग करेंगे या तो पाइप आएंगे, ट्रैप आएंगे, या जॉइंट आएंगे, यही कुछ क्वेश्चन आएंगे आपके। अगर सर बोथ होता, SOX होता, ये NOX होता, तो क्या लगाते? अरे तो फिर लगाते SOX, सल्फर के कंपाउंड। ठीक है जितेंद्र, SO2 लगाते फिर अपन।
चले, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट इन केस ऑफ वाटर सप्लाई। देखिएगा, पाइप प्लेट्स इन अ ट्रेंच, अभी तो पढ़ा था, वही तो है कि वाटर सप्लाई में इन सभी का क्या करते हैं, कॉस्ट को इंक्लूड करते थे। ABCD, आंसर क्या होगा, डी। रिपीटेड क्वेश्चन है, चलते हैं आगे। रिपीटेड क्वेश्चन है, लेइंग ऑफ गुली साइफ इंटरसिटी ट्रैक, सेटिंग लेइंग बेड कंक्रीट कनेक्शन टू ड्रेन, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, डी आंसर। 19 का डी, 20 का डी। आ रही समझ में? यहां से स्टार्ट होता है, बताइएगा। द ट्रैप विच इज प्रोवाइडेड टू डिस्कनेक्ट, देखिए, टू डिस्कनेक्ट द हाउस ड्रेन फ्रॉम द स्ट्रीट सीवर। जो नवीन क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर क्या डिफरेंस है, वो ट्रैप जो हाउस ड्रेन और स्ट्रीट सीवर को सेपरेट करता है या जोड़ता है, उसे क्या बोलेंगे, इंटरसेप्टिंग ट्रैप बोलते हैं बेटा, इंटरसेप्टिंग ट्रैप कहते हैं। समझ में आया? बताइए। चलें आगे। एंटी साइफोनेज पाइप इज कनेक्टेड टू दी, रिपीटेड क्वेश्चन, टॉप ऑफ द WC, टॉप ऑफ द पी ट्रैप WC। WC में पी ट्रैप यूज होता है, उसके टॉप पे लगता है एंटी साइफोनेज पाइप। रिपीटेड क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। द ट्रैप विच एडमिटेड्स, बताया था, द ट्रैप विच एडमिटेड वेस्ट वाटर फ्रॉम फ्लोर्स ऑफ बाथ एंड किचन, फ्लोर्स ऑफ बाथ एंड किचन, उस ट्रैप को क्या बोलेंगे, जल्दी से बताइए। बताइए, नानी ट्रैप बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बिल्कुल। अरे ईच फ्लोर के ऊपर लगा होता है, फ्लोर ट्रैप और नानी ट्रैप इसको कहते हैं। और गली ट्रैप आपके ड्रेनेज के लिए होता है, और ये नीचे नीचे लगा होता है आपके ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, ठीक है। फ्लोर्स ऑफ लिखा है, फ्लोर्स लिखा है, फ्लोर्स ऑफ, आंसर क्या होगा बेटा, बी होगा। आंसर क्या होगा आपका, बी होगा। चले, खत्म। चलिए, हो गया ओवर। चलिए, यहाँ पे आपका सेशन खत्म होता है। कल मिलते हैं अपन आपके गुप्ता एंड गुप्ता के MCQ के साथ। तो गुड बाय स्टूडेंट्स एंड हैव अ ग्रेट डे। कोई भी क्वेश्चन का डाउट हो, नंबर आपके पास होंगे, मैसेज कर दीजिएगा, अपन उसका रिप्लाई कर देंगे। चलिए बाय। जितेंद्र, ये तो हो गए कंप्लीट अपने। अब कल से अपन आएंगे गुप्ता एंड गुप्ता के क्वेश्चंस पे। डन।